वेलकम टू आवर चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 1000 बेस्ट जनरल अवेयरनेस एमसीक्यू फॉर आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2। जितने भी स्टूडेंट जो आगे चल के आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 का एग्जाम देने वाले हैं, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। बहुत सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यहाँ पे कवर अप किया है, आपको एग्जाम में बहुत ज्यादा यहाँ से हेल्प मिलने वाला है। और एक बात ये भी ध्यान रखना कि ये पार्ट 4 है। पार्ट 1 से लेकर पार्ट 3 तक अगर आपने नहीं देखा है तो जनरल अवेयरनेस फॉर आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 का जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जहां पर जाकर आप पार्ट 1 से लेकर पार्ट 3 तक बिल्कुल देख सकते हैं। हर एक पार्ट में हमने 200 क्वेश्चन कवर अप करने की कोशिश किया है, क्योंकि एक साथ अगर 1000 हम क्वेश्चन लेते हैं तो बहुत ज्यादा टफ हो जाएगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और साथ में आप इतना अच्छे से फोकस नहीं बना पाएंगे। तो पार्ट 1 में 200 क्वेश्चन दिया गया है, पार्ट 2 में 200 क्वेश्चन हमने डिस्कस किया, पार्ट 3 में 200 क्वेश्चन और पार्ट 4 में 200 क्वेश्चन। उसके बाद पार्ट 5 आएगा जिसमें और 200 क्वेश्चन हम कवर अप कर देंगे और टोटल 1000 क्वेश्चन यहाँ पे कवर अप हो जाएगा। तो एंड ऑफ पार्ट 4 800 क्वेश्चन जो है ये कवर अप हो जाएगा, जो कि ये पार्ट 4 है। तो पार्ट 1 से पार्ट 3 तक अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जहां पर जाकर आप पार्ट 1 से पार्ट 3 तक बिल्कुल देख सकते हैं। तो चलिए आप बिना टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बस एक बात दिमाग में जरूर रखना, जब भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं एक बात जरूर दिमाग में रखना कि इतना दूर तक आए हैं, आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 अगर आप दे रहे हैं ना, तो यहां से पीछे मुड़ के नहीं देखना है। यहां से सिर्फ एक ही चीज दिखाई देना चाहिए, वो है रेलवे में नौकरी। ये पार्ट 1 से हम बोलते आ रहे हैं और अब भी यही फोकस रहना चाहिए कि रेलवे में नौकरी ही आपको दिखाई देना चाहिए, यहां से और कुछ नहीं। इतना दूर तक हम आए हैं तो यहां से नहीं लौटने वाले हैं और जबरदस्त प्रिपरेशन करने वाले हैं। तो चलिए इसीलिए हमने जो है बेस्ट क्वेश्चन को भी आपके लिए लिया है, ताकि एग्जाम में भी आपको ज्यादा से ज्यादा हेल्प मिल पाए। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। फर्स्ट रूलर टू इशू प्योर अरेबिक कॉइन इन इंडिया। तो ये फर्स्ट रूलर कौन थे जिन्होंने जो है प्योर अरेबिक कॉइन इशू किया था इंडिया में? तो इसका जो सही जवाब है ये है ऑप्शन नंबर 3, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश जो है इन्होंने जो है अरबिक कॉइन इशू किया था। ही वाज द फर्स्ट रूलर टू इशू अरबिक कॉइन इन इंडिया। और इसका नाम बेसिकली क्या था? इसका जो नाम था ये था सिल्वर टंग का। बेसिकली इसका जो वेट हुआ करता था, ये भी पूछा गया है कुछ कुछ एग्जाम में, 175 ग्राम जो है इसका वेट हुआ करता था। तो ये सब बिल्कुल नोट डाउन करते रहे साथ साथ में। Before framing the Constitution of India, an objective resolution was proposed by Dash in 1946। तो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो है एक प्रपोज किया गया था, तो किनके द्वारा प्रपोज किया गया था? तो इसका सही जवाब है यह ऑप्शन नंबर 2, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा बेसिकली ये प्रपोज किया गया था। कौन से दिन? 13 दिसंबर 1946 में प्रपोज किया गया था। और ये बेसिकली इसे देखें तो ये मदद बाद में अगर हम देखें, ये प्रेम्बल का जो है ये शेप लेता है, यही ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन ये प्रेम्बल का भी शेप लेता है। तो यहां से 2 क्वेश्चन बन सकता है। एक तो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो है इनके द्वारा प्रपोज किया गया था, which laid down the principle of constitution, तो ये है जवाहरलाल नेहरू। और बाद में ये भी क्वेश्चन आपको देखने मिल सकता है, शायद कुछ एग्जाम ऐसे भी हैं जहाँ पे क्वेश्चन बना है ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो प्रपोज किया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, ये फाइनली कौन से पार्ट ऑफ जो कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किया गया है? तो प्रियम्बल में से इंक्लूड किया गया है। जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट है नोट डाउन करते रहना, क्योंकि अच्छा से जो है यहाँ पे डिस्कस करेंगे चीजों को और थोड़ा सा फास्ट चलेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा क्वेश्चन होता है, बहुत लंबा टाइम लग जाता है, बहुत सारे स्टूडेंट का ये जो है कंप्लेन है, इसीलिए थोड़ा सा फास्ट भी जरूर चलेंगे। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन पास फॉर्म्स ट्राई जंक्शन ऑफ इंडिया, चाइना एंड म्यांमार? तो एक बेसिकली पास है इंडिया में जो कि ट्राई जंक्शन फॉर्म करता है। जितने भी इंपॉर्टेंट पासेस हैं जरूर देख के जाना, एग्जाम में पासेस से क्वेश्चन बनता है। तो दीपू पास जो है ये बेसिकली ट्राई जंक्शन है बिटवीन इंडिया, चाइना एंड म्यांमार। The cabinet mission sent to India in 1946 by British government comprised of dash member। तो कैबिनेट मिशन बेसिकली जो इंडिया आया था ये कितने मेंबर का बेसिकली बॉडी था, ये यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो कैबिनेट मिशन के बारे में डिटेल में आप पढ़ लेना। यहाँ पे इतना डिस्कस करते हैं कि कितने बेसिकली यहाँ पे जो है मेंबर थे। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 3 मेंबर्स थे, टोटल 3 मेंबर बॉडी था कैबिनेट मिशन। और क्यों आया था सिर्फ पर्पस हम थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस करेंगे। कैबिनेट मिशन का एम बेसिकली था टू डिस्कस द ट्रांसफर ऑफ पावर फ्रॉम ब्रिटिश टू इंडियन लीडरशिप। ये बेसिकली इसका जो है ये मिशन था। देयर इज टाइम लैग ऑफ डैश फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अगर हम लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट देखें इंडिया का, वेस्टर्न से ईस्टर्न में अगर हम देखें तो अप्रोक्सीमेटली 30 डिग्रीज है, और 1 डिग्री जो होता है ये 4 मिनट होता है। तो 30 डिग्री का अगर लॉन्गिट्यूडनल डिफरेंस है, अगर 1 डिग्री अगर 4 मिनट होता है, तो इसमें अगर 30 डिग्री इंटू हम कर देते हैं 4, तो ये हो जाता है 120 मिनट्स, जो कि बेसिकली होता है 2 आवर्स। तो टाइम लैग जो है ये बेसिकली अगर हम देखें अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच में जो टाइम लैग है ये बेसिकली 2 आवर का बेसिकली टाइम लैग है। तो ये भी क्वेश्चन बहुत बार बना है। लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ये बिल्कुल याद रखना, 30 डिग्रीज का जो है ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है। 1 डिग्री इक्वल्स टू 4 मिनट्स होता है, तो 30 इंटू 4 टोटल 120 मिनट्स यहाँ पे जो है ये आएगा। और यहाँ पे 120 मिनट्स इक्वल्स टू 2 आवर बेसिकली होता है। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदू पैट्रियट न्यूज़पेपर वाज स्टार्टेड बाय। तो हिंदू पैट्रियट जो न्यूज़पेपर है किनके द्वारा बेसिकली स्टार्ट किया गया था? तो इसका जो सही जवाब है ये है गिरीश चंद्र घोष। गिरीश चंद्र घोष के द्वारा जो है स्टार्ट किया गया था। लेकिन यहाँ पे अगर थोड़ा सा आप इंटरनेट में रिसर्च करेंगे तो आपको ये मिलेगा कि ही वाज बेसिकली द एडिटर। हाँ, वो एडिटर थे, लेकिन मेजोरिटी ऑफ टाइम अगर हम देखें, अगर हम
मेन अगर देखें कि किनके द्वारा ये स्टार्ट किया गया, तो हिंदू पैट्रियट जो है ये बेसिकली स्टार्ट किया गया था गिरीश चंद्र घोष के द्वारा ये स्टार्ट किया गया था। और ये कौन सा न्यूज़पेपर था ये पूछा जा सकता है। हिंदी न्यूज़पेपर था, वर्नाकुलर न्यूज़पेपर था, वर्नाकुलर यानी कि इंडियन लैंग्वेज में था या फिर इंग्लिश में था, तो ये बेसिकली इंग्लिश न्यूज़पेपर हुआ करता था। द आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन इम्पैक्ट बाय 44th अमेंडमेंट ऑफ 1978। तो कौन सा आर्टिकल बेसिकली जो है इसे इम्पैक्ट हुआ है आफ्टर 44th अमेंडमेंट ऑफ 1978। तो इसका जो सही जवाब है ये है आर्टिकल 300A। अगर हम देखें 44th अमेंडमेंट के बाद जो है राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया गया था फंडामेंटल राइट से। ये आपको पता होगा, ये क्वेश्चन बिल्कुल बहुत बार बना है। राइट टू प्रॉपर्टी जो है ये फंडामेंटल राइट से कौन से अमेंडमेंट के बाद हटाया गया है, काफ़ी बार क्वेश्चन बना है। तो 44th अमेंडमेंट के बाद इसे हटाया गया था। और एक बिल्कुल आर्टिकल 300A बेसिकली इसे इंक्लूड किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में अगर हम देखें। और आर्टिकल 300A बेसिकली क्या कहता है कि कानून के अधिकार के बिना किसी भी व्यक्ति को किसी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। ये बेसिकली आर्टिकल 300A कहता है कि बिना जो है अगर हम देखें लॉ के बिना, बाय द लॉ ऑफ ऑथोरिटी ये हटाया जा सकता है। किसी से जो है किसी का संपत्ति जो है ऐसे ही छीना नहीं जा सकता, बाय द लॉ ऑफ ऑथोरिटी ये किया जा सकता है। इसके अलावा जो है दूसरा कोई प्रोसेस नहीं है। तुलुगामा इज ए, तो तुलुगामा बेसिकली ये क्या है, तो तुलुगामा जो है ये बेसिकली मिलिट्री स्ट्रैटेजी है जो कि यूज किया जाता था बाबर के द्वारा। ठीक है, तो इस तरह के भी क्वेश्चन बने हैं। अचानक जो है अगर आप एग्जाम दे रहे हो और अचानक एक क्वेश्चन बनेगा कि तुलुगामा बेसिकली क्या है, तो इस तरह शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं जहाँ पे स्टूडेंट थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है कि यहाँ पे डिटेल में क्वेश्चन तो नहीं दिया गया। तो इस तरह शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी प्रिपेयर रहें क्योंकि इस तरह भी क्वेश्चन बनता है। तो तुलुगामा बेसिकली जो है एक मिलिट्री स्ट्रैटेजी था जो कि यूज किया जाता था बाबर के द्वारा, ये यूज किया जाता था। आप डिटेल में पढ़ सकते हैं इनके द्वारा जो है किस तरह जो ये तोप लेके आए थे, बेसिकली गन्स जो लगाए गए थे उनके चैरियट में, इस तरह के जो है कुछ ये स्ट्रैटेजीज फिर अप्लाई करते हैं और यहाँ पे बहुत अच्छा जीत मिलता है। तो तुलुगामा के बारे में थोड़ा सा डिटेल में जरूर पढ़ लेना। हालांकि ये मिलिट्री स्ट्रैटेजी था जो कि यूज किया जाता था बाबर के द्वारा। रामसर कंजर्वेशन इज फॉर द, तो रामसर कंजर्वेशन जो है ये बेसिकली किसके लिए, तो रामसर कंजर्वेशन बेसिकली है फॉर कंजर्वेशन ऑफ वेटलैंड्स। तो इसका जो सही जवाब है ये है ऑप्शन नंबर 4, कंजर्वेशन ऑफ वेटलैंड। क्वेश्चन ये भी बन सकता है इंडिया में टोटल कितना रामसर कंजर्वेशन है, तो इसका जो सही जवाब है ये है 49। ये सबसे पहले ध्यान रखना। ठीक है, एक क्वेश्चन आपसे भी यहाँ पे पूछा जाएगा। एक क्वेश्चन का जवाब हम आपको देते हैं कि बिगेस्ट रामसर कंजर्वेशन जो है ये है सुंदरबन, लेकिन स्मॉलेस्ट रामसर कंजर्वेशन कौन सा है ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। जो भी सवाल पूछा जा रहा है उसका सही जवाब जरूर देने की कोशिश करना, क्योंकि इंटरेस्टिंग क्वेश्चन को हमने लिया है जहां से क्वेश्चन बनेगा उस तरह के क्वेश्चन हमने फ्रेम किया है ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो एग्जाम में। अच्छा से प्रिपेयर करके जाएं, जो भी टॉपिक आपसे कहा जा रहा है वो डिटेल में पढ़ के जाएं, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। इसीलिए स्मॉलेस्ट कौन सा है ये भी आपको, इसका भी सही जवाब आपको देना है। जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है सही जवाब जरूर देने की कोशिश करना कमेंट बॉक्स में। और वीडियो पसंद आ रहा है ना, एक लाइक जरूर कर देना, क्योंकि बहुत ज़्यादा हम भी आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। अगर आप अपना 100% देंगे तो हम अपने तरफ से 200% देने के लिए तैयार है ताकि आपका सिलेक्शन जरूर हो जाए। तो इसलिए जो है एक लाइक जरूर कर देना, बहुत ज़्यादा हम अपने तरफ से भी मेहनत कर रहे हैं। हु फाउंडेड द विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, तो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी जो है ये किनके द्वारा बेसिकली एस्टेब्लिश किया गया था, तो इसका जो सही जवाब है ये है ऑप्शन नंबर 1, धर्मपाला। धर्मपाला के लिए द्वारा जो है ये एस्टेब्लिश किया गया था जो कि पाला डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। मिशन इंद्रधनुष इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नमेंट स्कीम, तो इंद्रधनुष जो है मिशन इंद्रधनुष ये कौन सा बेसिकली गवर्नमेंट स्कीम से जो है ये रिलेटेड है, तो इसका जो सही जवाब है ये है ऑप्शन नंबर 3, चाइल्ड वैक्सीनेशन। ठीक है, चाइल्ड वैक्सीनेशन से ये रिलेटेड है। जितने भी फ्लैगशिप स्कीम है ना, क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। गवर्नमेंट फ्लैगशिप स्कीम 2014 से लेकर 2021 तक जरूर पढ़ के जाना है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आपको देखने मिल सकता है। ठीक है, और कब लॉन्च किया गया था मिशन इंद्रधनुष, 2014 में से लॉन्च किया गया था। Who among the following was finest calligrapher at Akbar's court who was honored with जरीन कलाम गोल्डन पेन, तो बेसिकली अगर हम देखें जो 9 जेम्स हैं उनमें से ये नहीं थे, शायद नहीं थे, आई एम नॉट कन्फर्म, लेकिन इसका जो सही जवाब है ये है ऑप्शन नंबर 3, मोहम्मद हुसैन। मोहम्मद हुसैन जो थे ये अकबर के कोर्ट में थे और बहुत अच्छा ये कैलीग्राफर थे। ठीक है, तो ये 9 जेम में थे या नहीं, इसका जो है सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। हमें जहाँ तक पता है कि शायद ये 9 जेम में ये इनका नाम नहीं था, अकबर के जो 9 जेम्स थे, तो 9 जेम्स का नाम याद रखना है। अकबर के जो 9 जेम थे कहाँ से रिलेटेड थे, कौन कौन से फील्ड से रिलेटेड थे, ये जरूर ध्यान रखना है। और ये थे या नहीं ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। लेकिन इनको जो है ये इनका कैलीग्राफी जो है बहुत अच्छा था, राइटिंग जो है हैंड राइटिंग बहुत अच्छा था, और इनको ऑनर एक दिया गया था जरीन कलाम का, से इन्हें जो है ऑनर दिया गया था, जिसे इंग्लिश में अगर हम देखें इसका मतलब होता है गोल्डन पेन। तो ये ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। द ओरिजिनल नेम ऑफ महाभारत इज, ये क्वेश्चन काफी बार बना है। ठीक है, यूनिक भी क्वेश्चन है। तो महाभारत जो है इसका ओरिजिनल नेम जो है ये क्या है, तो उसका सही जवाब है ये है जया संहिता, इसका जो है ये ओरिजिनल नेम
है। और ये जया संहिता किनके द्वारा लिखा गया है ये कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। हर एक क्वेश्चन के साथ हम कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन आपको भी दे यहाँ पे, ताकि आप उसका सही जवाब दें, ठीक है। तो जया संहिता जो है किनके द्वारा लिखा गया है ये आपको बताना है। चलिए यहाँ पे और थोड़ा सा डीप ले जाते हैं क्वेश्चन को, कि जया संहिता या फिर महाभारत अगर देखें तो शायद ये जो है गणेश जी के द्वारा जो है लिखा गया है, लेकिन किनके द्वारा ये जो है गाइड किया गया गणेश जी के को, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द कुल्लू वैली विथ लाहौल एंड स्पीति वैली इन हिमाचल इज कनेक्टेड बाय। तो कुल्लू वैली जो बेसिकली अगर हम देखें जो लाहौल में प्रेजेंट है, और स्पीति वैली जो हिमाचल प्रदेश में प्रेजेंट है, ये दोनों को बेसिकली कौन सा पास कनेक्ट करता है, ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। तो इसका जो सही जवाब है ये है ऑप्शन नंबर 4, रोहतांग पास जो है इन दोनों को जो है ये कनेक्ट करता है। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। हाउ मेनी शेड्यूल आर देयर इन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 ऑफ इंडिया। अगेन देखिए यहाँ पे क्वेश्चन बहुत सिंपल बना है, यहाँ पे स्केड्यूल के बारे में पूछा ही नहीं गया, यहाँ पे सिर्फ इतना पूछा गया है कि कितने स्केड्यूल हैं, सिर्फ यही आप बता दें। तो टोटल अगर हम देखें तो 6 स्केड्यूल हैं, ये जरूर ध्यान रखना, ठीक है। और सारे स्केड्यूल को जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1974 का जो 6 स्केड्यूल है इनके बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू जरूर करके जाना। कोई भी स्केड्यूल के बारे में यहाँ पे पूछा जा सकता है। यहाँ पे इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं जाता, क्योंकि 6 स्केड्यूल का अगर यहाँ पे डिस्कस करेंगे तो उसके ऊपर एक वीडियो भी बनाया जा सकता है, तो बहुत लंबा ये हो जाएगा। तो ये बिल्कुल ध्यान रखते रहना कि ये सब भी पढ़ना है, थोड़ा सा इनको भी ओवरव्यू करके जाना है। विच टाइप ऑफ सॉइल कवर मोस्ट ऑफ डेक्कन प्लेटू। अगर डेक्कन प्लेटू में देखें तो ज़्यादातर कौन से सॉइल बेसिकली पाए जाते हैं, ये यहाँ पे पूछा गया। तो ब्लैक सॉइल जो है ये डेक्कन प्लेटू में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। अगर पूरा इंडिया में देखें तो सबसे ज़्यादा कौन सा सॉइल पाया जाता है, ये भी आपसे क्वेश्चन बन सकता है, क्वेश्चन बना है। तो इंडिया में अगर देखें पूरा होल ओवर इंडियन सब कंटिनेंट में देखें तो एलुवियल सॉइल जो है ये सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। लेकिन डेक्कन प्लेटू में अगर हम देखें तो ये खास करके जो है ब्लैक सॉइल यहाँ पे पाया जाता है, जहाँ पे जो है यहाँ पे कल्टिवेशन ब्लैक सॉइल में बहुत अच्छा होता है। पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन वाज अडॉप्टेड इन द एनुअल सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस हिल्ड इन। तो पूर्ण स्वराज जो रेजोल्यूशन है बेसिकली कौन से एनुअल सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस में से अडॉप्ट किया गया था, ये बेसिकली यहाँ पे क्वेश्चन बेसिकली बना है। जितने भी आईएनसी के जो है सेशन है इसके बारे में भी आपको डिटेल में पढ़ना है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। इसका सही जवाब है ये है ऑप्शन नंबर 2 लाहौर। लाहौर सेशन जो हुआ था 1929 का, पहले मार्क कर देते हैं ताकि आपको ध्यान रहे। लाहौर 1929 का जो लाहौर सेशन हुआ था, यहाँ पे जो है पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन जो है इसे जो है अडॉप्ट किया गया था, ये ध्यान रखना। और पूर्ण स्वराज का मतलब ये है कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस, ठीक है, ये बिल्कुल ध्यान रखना। बहुत सारे स्टूडेंट को पता नहीं है कि पूर्ण स्वराज का जो है मतलब है ये है कंप्लीट इंडिपेंडेंस। विच नवरत्न कंपनी इज फॉन्डली कॉल्ड वाइजाग स्टील। तो वाइजाग स्टील जो है ये कौन सा नवरत्न कंपनी का जो है नाम है, तो इसका सही जवाब है ये है ऑप्शन नंबर 2 राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड। इसे बेसिकली जो है वाइजाग स्टील के नाम से भी जाना जाता है। द डैश रेंज प्रैक्टिकली फॉर्म बाउंड्री बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ इंडिया। तो कौन सा रेंज बेसिकली यहाँ पे पूछा गया, कौन सा माउंटेन रेंज बेसिकली फॉर्म करता है बाउंड्री बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ इंडिया। तो इसका सही जवाब है ये है विंध्याचल। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइडेड टू सेलिब्रेट द बर्थडे ऑफ डैश एज पराक्रम दिवस एवरी ईयर। तो किनका बर्थडे को सेलिब्रेट किया जाता है एज ए पराक्रम दिवस, तो इसका सही जवाब है ये है ऑप्शन नंबर 2 सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस जो है इनका बर्थडे को सेलिब्रेट किया जाता है एज पराक्रम दिवस, एवरी ईयर जो है ये सेलिब्रेट किया जाता है। Which writ is issued by High Court or Supreme Court to compel an authority to perform a function that it was not performing। तो इसका जो सही जवाब है ये है ऑप्शन नंबर 3 मैंडमस। एक बात जरूर ध्यान रखना कि टोटल जो है 5 रीट्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, इनके बारे में डिटेल में आपको पढ़ के जाना है। यहाँ पे कुछ 4 रीट्स लिखे हुए हैं, जैसे सर्चिलरी, हबिस कॉर्पस, मैंडमस, कोवरेंटो, इसके अलावा प्रोहिबिशन, ये 5 बेसिकली रीट्स हैं। इनको डिटेल में जरूर आपको पढ़ के जाना है, यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल आपको देखने मिल सकता है, ठीक है। अब क्वेश्चन में रिटर्न आते हैं तो बेसिकली कौन सा रीट इशू किया जाता है बाय हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट टू कंपेल एन अथॉरिटी टू परफॉर्म ए फंक्शन दैट इट वाज नॉट परफॉर्मिंग। तो यहाँ पे मैंडमस जो है इस रीट को इशू किया जाता है। मान लीजिए कोई एक गवर्नमेंट अथॉरिटी है या फिर मान लीजिए कोई गवर्नमेंट एक पर्सन है जो कि अपना ड्यूटी को परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो इसमें जो है मैंडमस रीट जो है ये इशू किया जाता है हाई कोर्ट के द्वारा या फिर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ताकि वो अपने ड्यूटी को जो है ये अच्छा से जो है ये परफॉर्म करे। द मोपला रिविलियन टुक प्लेस बिटवीन द ईयर्स। अगेन मोपला रिविलियन जो है ये क्वेश्चन ये भी बनता है कि कौन से स्टेट में जो है ये हुआ था। तो 2 चीज़ यहाँ पे याद रखना, मोपला रिविलियन जो है ये इसे जो है मालाबार रिविलियन के नाम से भी जाना जाता है, और आपको पता है कि मालाबार रीजन जो है कहाँ पे प्रेजेंट है, ये केरला में प्रेजेंट है। तो अगर आपको ये पता है कि मोपला रिविलियन को मालाबार रिविलियन के नाम से जाना जाता है तो इसका आंसर आप बिल्कुल दे सकते हैं कि केरला में ये हुआ था। कौन से ईयर में हुआ था, तो इसका जो सही जवाब है ये है ऑप्शन नंबर 1 1921 1922 के बीच में ये हुआ था।
क्यों हुआ था? क्योंकि यहाँ के जो लोग थे उनको ब्रिटिश कॉलोनियल रूल जो है इतना ज़्यादा पसंद नहीं था और उन्होंने बहुत अच्छा जो है ये रेजिस्टेंस दिखाया था ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट। आर्टिकल 51A containing fundamental duties was inserted by which constitutional amendment? One of the most repeated question. This is one of the most repeated question. इसका सही जवाब है ये है ऑप्शन नंबर 2, 42nd अमेंडमेंट एक्ट। तो 42nd अमेंडमेंट एक्ट के तहत जो है आर्टिकल 51A जो है इसे इंसर्ट किया गया था। बेसिकली आर्टिकल 51A अगर हम देखें तो यहाँ पे फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में जो है ये दिया गया है। लास्ट गुप्ता रूलर टू बी गिवन टाइटल ऑफ विक्रमादित्य, तो इसका सही जवाब है यह ऑप्शन नंबर 2, स्कंद गुप्ता। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। अब एक इंपॉर्टेंट बात आपके साथ डिस्कस करते हैं कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि ये सोचते हैं कि करंट अफेयर एक्चुअली पूछा कहाँ से जाएगा, कहाँ से करंट अफेयर पढ़े। तो एक बात जरूर ध्यान रखना, जब लास्ट टाइम CBT 1 हुआ था एग्जाम तो वहाँ पे 2019 और 2020 में जो है ये 2 साल का जो है करंट अफेयर पूछा गया था। हालांकि 2020 के एकदम लास्ट में एग्जाम हुआ था तो 2019 से ही पूछा गया था। इसीलिए जो है आपका अगर कंफ्यूजन दूर करने के लिए जो है हमने क्या किया है, कम से कम टाइम में अगर आपको करंट अफेयर प्रिपेयर करना है तो 3 साल का करंट अफेयर, मान लीजिए 2020 का करंट अफेयर जनवरी 2020 से लेकर दिसंबर 2020 का ये बुकलेट हमने लॉन्च किया है। सिर्फ 50 रुपीज़ में लॉन्च किया। लेना कैसे बाद में बताते हैं। सबसे पहले आपको दिखाया जाता है कि किस तरह डिजाइन किया गया है, इस तरह जो है अरेंज किया गया है। जितने अभी अवार्ड्स एंड ऑनर्स 2020 में दिए गए हैं, जितने इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हुए हैं, जितने इंपॉर्टेंट रैंकिंग है अलग अलग इंडेक्स में इंडिया का, स्पोर्ट्स करंट अफेयर, समिट्स, गेम्स, बुक्स एंड ऑथर जो लॉन्च किए, बुक बेसिकली जो लॉन्च किए गए थे 2020 में। मिसलेनियस करंट अफेयर मिलेगा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी करंट अफेयर मिलेगा, स्टेट करंट अफेयर मिलेगा। इसके अलावा अपेंडिक्स में ये सारी चीज़ों को भी इंक्लूड कर दिया है। तो 2020 का करंट अफेयर आपको पढ़ के जाना है क्योंकि 2020 से भी बिल्कुल क्वेश्चन बन सकता है, रिस्क आप नहीं ले सकते हैं। इसे 50 रुपीज़ में लॉन्च किया है। इसके अलावा 2021 का भी बुकलेट लॉन्च किया है 85 रुपीज़ में। इनको भी इसी तरह अरेंज किया है, यहाँ पे डिफेंस करंट अफेयर को और इंक्लूड कर दिया है। इसके साथ साथ ये सारी चीज़ों को इंक्लूड किया है। कम से कम टाइम में अगर 2020-21 का करंट अफेयर अच्छा से प्रिपेयर करना है तो ये बुकलेट आप बिल्कुल ले सकते हैं। इसके अलावा रिस्क अगर आप नहीं लेना चाहते कि हाँ लास्ट 3 महीना का भी हम पढ़ लेते हैं 2022 का, ये 25 रुपये में अवेलेबल है। अलग अलग भी आप ले सकते हैं। अगर एक साथ लेते हैं तो 120 रुपीज़ आपको पड़ेगा, ठीक है। और अलग अलग अगर लेते हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा जो है आपको ज़्यादा पड़ सकता है। इसीलिए रिकमेंड हम ये करते हैं कि आप 120 वाला जो है ये बुकलेट ले सकते हैं। लेना कैसे है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, लिंक में क्लिक करना है, नाम, फोन नंबर, ईमेल आईडी भरना है। उसके बाद जैसे ही आप 120 रुपीज़ पे करते हैं अपना मेल आईडी खोल लेना। आपके मेल आईडी में फाइल भेज दिया जाता है जहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। कोई भी डिवाइस हो आपके पास, मोबाइल हो, लैपटॉप हो, कंप्यूटर हो, कोई दिक्कत नहीं। ज़्यादातर स्टूडेंट के पास मोबाइल है, मोबाइल में भी डाउनलोड कर सकते हैं। सिंपल PDF जैसा फाइल है, डाउनलोड करें और फटाफट जो है यहाँ पे अच्छा से आप करंट अफेयर को प्रिपेयर कर लें। हमने अपना बेस्ट दिया है कि करंट अफेयर को अच्छा से हम जो है कवर अप कर सके, कोई करंट अफेयर मिस ना हो। लेकिन करंट अफेयर बहुत वास्ट सेक्शन है, आपको पता है। हर एक करंट अफेयर, पूरा ईच एंड एवरी करंट अफेयर को कोई भी चैनल, कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूशन जो है ये कवर अप नहीं कर सकता है। इट इज़ वेरी वास्ट। लेकिन रेलवे जिस तरह क्वेश्चन पूछता है, जहाँ जहाँ से पूछता है, उस तरह का सारे क्वेश्चंस को हमने जो है लेने की कोशिश किया है। तो ये जो है 3 साल का, बेसिकली 3 साल नहीं मतलब 2 साल, 2020-21 और साथ में जो है 2022 का 3 महीना का यहाँ पे करंट अफेयर दिया है। तो 120 का ये जो है पैकेज आप ले सकते हैं, ये कॉम्बो है। 120 में आप ले सकते हैं, अलग अलग चाहे तो अलग अलग भी ले सकते हैं, अलग अलग भी लिंक दिया गया है। तो करंट अफेयर में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। कम से कम टाइम में करंट अफेयर भी प्रिपेयर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, बिल्कुल। ये ऑप्शन आपके पास है, लेना है या नहीं लेना है ये डिसीजन आपका है। हमने अपना बेस्ट दिया है, हमने अपना बेस्ट दे के जो है ये बुकलेट आपके लिए लॉन्च किया ताकि कम से कम टाइम में अच्छा से प्रिपेयर कर लें। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, प्रोसेस हमने बता दिया है। और बार बार ये मत पूछना कि इंग्लिश में है या हिंदी में, इट इज़ ओनली इन इंग्लिश। इंग्लिश में ही हम जो है अपने क्वेश्चंस को भी लाते हैं। सारे प्रोडक्ट्स हमारे इंग्लिश में ही अवेलेबल हैं। सारे लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। जो भी आपको करंट अफेयर लेना है 2020 का, 21 का या 22 का आप ले सकते हैं, या फिर कॉम्बो ले सकते हैं 120 रुपये में। सब लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। प्रोसेस तो हमने आपको बता दिया है कैसे लेना है। तो चलिए अब वीडियो के साथ कंटिन्यू करते हैं। हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया व्हेन रोलिंग प्लान वेर इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। तो प्राइम मिनिस्टर उस समय कौन थे, बेसिकली ये पूछा गया है। तो इसका जो सही आंसर है ये है ऑप्शन नंबर 3, मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई जो है उस समय ये बेसिकली जो है ये प्राइम मिनिस्टर थे। रोलिंग प्लान बेसिकली क्या प्लान था, ये जो है 5 ईयर प्लान आपने अगर पढ़ा होगा तो उसमें आपने रोलिंग प्लान भी पढ़ा होगा। तो 5 ईयर प्लान की जगह में जो है रोलिंग प्लान लाया गया था। और यहाँ पे हर साल जो है परफॉर्मेंस को बेसिकली एक्सेस किया जाएगा। उसके बाद जो है उसी परफॉर्मेंस के बेसिस में जो है टारगेट जो है ये फिक्स किया जाएगा। इसी वजह से जो है ये रोलिंग प्लान लाया गया था। तो 5 ईयर प्लान्स ये जरूर पढ़ लेना। और उस दौरान जो है प्राइम मिनिस्टर कौन थे, या फिर वो 5 ईयर प्लान में चीफ इकोनॉमिस्ट कौन थे, ये सब बिल्कुल आपको पढ़ के जाना है। यहाँ से क्वेश्चन देखने मिल सकता है। Which English Viceroy of India was murdered by convict in Andaman Island? तो इसका सही जवाब है ये है ऑप्शन नंबर 1, लॉर्ड मायो। लॉर्ड मायो बेसिकली ये पोर्ट ब्लेयर के जो जेल हैं इनका इंस्पेक्शन करने गए थे। इंस्पेक्शन जो है कंप्लीट होने के बाद जब ये लौट रहे थे, बोट में जब ये बैठ रहे थे, तब जो है एक कन्विक्ट जिसका बेसिकली नाम था शेर अली, ये नाम याद रखना, कन्विक्ट का नाम याद रखना, शेर अली, ठीक है।
इनके द्वारा जो है चाकू मार के इनका हत्या कर दिया जाता है। और बेसिकली ये भी कहा जाता है कि शेर अली बेसिकली जो है जेल में शायद एक कुक का काम करते थे और इन्होंने जो है किचन के नाइफ से जो है लॉर्ड मायो को जो है स्टैब कर दिया था, जिसके बाद जो है इनका वहीं पे जो है मौत हो जाता है और फाइनली 1 महीने के बाद जो है शेर अली को जो है ये फांसी में चढ़ा दिया जाता है। तो ऐसा भी एक क्वेश्चन और बना था कि ओनली वाइसरॉय टू बी मर्डर्ड इन इंडिया, तो इसका भी सही जवाब होगा लॉर्ड मायो, तो ध्यान रखना जरूर। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिटी डिड महाराज जयसिंह टू नॉट बिल्ड जंतर मंतर। ध्यान रखना यहाँ पे नॉट बिल्ड है, बहुत से स्टूडेंट यहाँ पे सोचते हैं कि बिल्ड, ये सोचते हैं, डिटेल में नहीं पढ़ते, हड़बड़ी में रहते एग्जाम में, तो हड़बड़ी में मत रहना। तो कहाँ पे बेसिकली बिल्ड नहीं किया गया है, ये क्वेश्चन बेसिकली यहाँ पे बना है। तो अगर हम देखें तो जंतर मंतर 5 जगह जो है ये बनाया गया था महाराज जयसिंह टू के द्वारा, जो है 5 जगह इन्होंने जंतर मंतर बेसिकली बनाया था, न्यू दिल्ली में, जयपुर में, उज्जैन में, मथुरा में और वाराणसी में। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें वाराणसी, दिल्ली, जयपुर ये तो लिखा है, लेकिन इलाहाबाद जो है ये ऑप्शन ये गलत है। ठीक है, 5 जगह का नाम जरूर याद रखना, फिर से रिपीट किया जा रहा है, न्यू दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा एंड वाराणसी, यहाँ पे बनाया गया था जंतर मंतर महाराज जयसिंह टू के द्वारा। विच काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज नेटो, तो नेटो बेसिकली कौन सा टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, क्वेश्चन बिल्कुल बन सकता है। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, कौन सा टाइप का बेसिकली ये ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसका सही जवाब है ये है ऑप्शन नंबर 4, इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस बेसिकली ये है। कितने मेंबर्स हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, नेटो के टोटल अभी कितने मेंबर्स हैं ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। हेडक्वार्टर कहाँ है ये भी आपको बताना है। द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय, तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है इन्हें कैसे इलेक्ट किया जाता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, मेंबर ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। तो मेंबर ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट जो है ये वोट करते हैं, उसके बाद जो है वाइस प्रेसिडेंट जो है इन्हें इलेक्ट कर लिया जाता है। अकॉर्डिंग टू रिकमेंडेशन ऑफ व्हिच कमिटी वाज एनएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एस्टेब्लिश इन इंडिया, तो कौन से कमेटी के द्वारा बेसिकली ये रिकमेंड किया गया था, जिसके बाद जो है ये जो है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो है इसे एस्टेब्लिश किया गया। इससे पहले बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हुआ करता था, ये आपको पता ही होगा। तो इसका जो सही जवाब है ये है ऑप्शन नंबर 3, फिरवानी कमेटी। फिरवानी कमेटी के द्वारा जो है ये रिकमेंड किया गया है कि इंडिया का भी अपना एक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज होना चाहिए, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को छोड़कर। तो वो उसके बाद जो है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो है इसे एस्टेब्लिश किया गया था। कौन से ईयर में एस्टेब्लिश किया गया था कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट द मेंबर ऑफ एशियन, तो एशियन का मेंबर इनमें से कौन सा कंट्री नहीं है, तो इसका सही जवाब है ये है इंडिया। इंडिया एशियन का मेंबर नहीं है, बाकी जो है थाईलैंड, इंडोनेशिया, सिंगापुर ये सारे जो है ये मेंबर हैं। मुगल एम्परर जहांगीर इज कंसिडर्ड एज ग्रेट, तो मुगल एम्परर जहांगीर जो थे ये ग्रेट पेंटर थे या फिर ग्रेट राइटर थे या म्यूजिशियन थे या फिर सिंगर थे, तो उसका सही जवाब है ये ऑप्शन नंबर 1, पेंटर। जहांगीर जो थे ये बहुत अच्छा पेंटर हुआ करते थे, इनका बहुत सारा जो है आर्ट भी फेमस था उस टाइम में। Which of the following article of Indian Constitution describe the detail for new state formation, alteration of boundaries etc. तो इसका जो सही जवाब है ये है आर्टिकल 3। आर्टिकल 3 में जो है ये सारी चीज़ जो है ये दिया गया है। तो which of the following article of Indian Constitution basically describe the detail for new state formation और alteration of boundaries, तो इसका सही जवाब है आर्टिकल नंबर 3। आर्टिकल 3 में जो है ये डिस्क्राइब किया गया है ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। Which of the following is major worldwide center for ship breaking in India, शिप बिल्डिंग नहीं, शिप ब्रेकिंग, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना, स्टूडेंट फिर गलती कर सकते हैं, जो हड़बड़ी में रहेंगे उनसे गलती हो सकता है। तो मेजर वर्ल्ड वाइड सेंटर फॉर शिप ब्रेकिंग इन इंडिया ये कौन सा है, तो इसका सही जवाब है ये है अलंग। अलंग जो है ये शिपयार्ड जो है ब्रेकिंग जो है ये इंडस्ट्री है, यहाँ पे बहुत बड़ा है अगर हम देखें। और ये अलंग कहाँ पे प्रेजेंट है ये भी पूछा जा सकता है, तो ये जो है गुजरात में प्रेजेंट है। हेडक्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी इज सिचुएटेड इन, तो यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो इसका जो सही जवाब है ये है ऑप्शन नंबर 4, जापान। जापान में इसका जो है ये हेडक्वार्टर है। काफी बार ये भी क्वेश्चन बना है। तबला वाज इन्वेंटेड बाय, तो तबला जो है किनके द्वारा इन्वेंट किया गया है, तो इसका सही जवाब है ये है ऑप्शन नंबर 4, अमीर खुसरो। हिस्ट्री में बहुत जगह लिखा गया है कि तबला जो है ये अमीर खुसरो के द्वारा इन्वेंट किया गया है। तहरीक हिंद वाज रिटन बाय, तो तहरीक हिंद जो है ये किताब किनके द्वारा लिखा गया है, तो अल बिरूनी के द्वारा लिखा गया है। ये एक फॉरेन ट्रैवलर थे जो कि देश विदेश जो है ये घुमा करते थे। तो जितने भी फॉरेन ट्रैवलर हैं जिनके द्वारा इंपॉर्टेंट बुक्स लिखे गए हैं ये भी जरूर ध्यान रखना, यहाँ से भी क्वेश्चन देखने आपको जरूर मिल सकता है। नई रोशनी स्कीम इज ए गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम लॉन्च टू एम्पावर डैश वुमेन, तो इसका सही जवाब है ये है ऑप्शन नंबर 1, माइनॉरिटी वुमेन्स। और यहाँ पे क्या किया जाएगा, नई रोशनी स्कीम जो है इसके तहत जो है जो माइनॉरिटी वुमेन्स हैं इनको नॉलेज प्रोवाइड किया जाएगा, बेसिक टेक्निक एंड टूल्स प्रोवाइड किया जाएगा, ताकि ये जो गवर्नमेंटल बैंक्स हैं इनके साथ इंटरेक्ट कर सके, जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं इनके साथ जो है इंटरेक्ट कर सके। इसलिए जो है नई रोशनी स्कीम जो है लॉन्च किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। विच मॉन्यूमेंट इज नोन एज ड्रीम ऑफ स्टोन, तो ड्रीम ऑफ स्टोन जो है ये कौन सा मॉन्यूमेंट को बेसिकली कहा जाता है, तो इसका जो सही जवाब है ये है ऑप्शन नंबर 4, पंचमहल। पंचमहल कहाँ पे प्रेजेंट है, ये
फतेहपुर सिकरी में जो है ये प्रेजेंट है। विवेकानंद रॉक मेमोरियल इज सिचुएटेड इन, तो विवेकानंद रॉक मेमोरियल जो है ये कहाँ पे सिचुएटेड है, तो इसका सही जवाब है यह ऑप्शन नंबर 4 कन्याकुमारी। तो इंपॉर्टेंट जो मेमोरियल्स है, अलग अलग जो मॉन्यूमेंट्स है, इनके बारे में भी थोड़ा डिटेल में पढ़ना जरूरी है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज हेड ऑफ, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बेसिकली ही इज द हेड ऑफ नेशन, ही इज द हेड ऑफ स्टेट, और ही इज द हेड ऑफ सुप्रीम कोर्ट, और ही इज द हेड ऑफ गवर्नमेंट। तो इसका जो सही जवाब है, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, ही इज बेसिकली हेड ऑफ स्टेट्स। ठीक है, तो ये बिल्कुल ध्यान रखना, काफी सारे स्टूडेंट यहाँ पे जो है कंफ्यूज होते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज बेसिकली हेड ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया, जितने भी स्टेट्स हैं इनके बेसिकली ये हेड हैं। हु आर द फर्स्ट टू डिस्कवर सी रूट टू इंडिया, तो फर्स्ट कौन थे, पोर्तुगीज थे, फ्रेंच थे, या फिर इंग्लिश मैन थे, या फिर डच थे, तो इसका सही जवाब है यह है पोर्तुगीज। पोर्तुगीज सबसे पहले इंडिया में आए थे और सबसे लास्ट में पोर्तुगीज ही ये गए थे। तो पोर्तुगीज वर द फर्स्ट टू डिस्कवर सी रूट टू इंडिया। इन विच ईयर इंडिया कंडक्टेड सेकंड न्यूक्लियर टेस्ट इन पोखरान, तो कौन सी ईयर में बेसिकली कंडक्ट किया गया था, 1998 में जो है ये दूसरी बार जो है ये न्यूक्लियर टेस्ट जो है किया गया था पोखरान में। पोखरान 2 के नाम से भी जाना जाता है इसे। और इस ऑपरेशन का नाम क्या था, ये भी बहुत जगह बनता है, तो ऑपरेशन शक्ति इसका नाम था। सबसे पहली बार कब कंडक्ट करवाया गया था, ये तो हमने डिस्कस किया है, पार्ट 1 में शायद हमने डिस्कस किया है। तो सबसे पहली बार जो अगर हम देखें तो 1974 में जो है पोखरान 1 हुआ था। इस ऑपरेशन का जो नाम था ये था स्माइलिंग बुद्धा। ये सारे बिल्कुल ध्यान रखना, काफी बार ये क्वेश्चन भी बने हैं। फर्स्ट आइलैंड टू ऑपरेट सी प्लेन सर्विस इज, तो पहला आइलैंड वो कौन सा था बेसिकली जहाँ पे सी प्लेन जो है ये ऑपरेशन का स्टार्ट हुआ था, तो इसका जो सही जवाब है ये है ऑप्शन नंबर 1 अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में बेसिकली 2011 में जो है ये सी प्लेन सर्विस जो है स्टार्ट हुआ था। ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ दिल्ली सल्तनत वाज, तो दिल्ली सल्तनत का ऑफिशियल लैंग्वेज क्या था, सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 पर्शियन। पर्शियन जो है इनका ऑफिशियल लैंग्वेज हुआ करता था। द इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन हैविंग इट्स हेडक्वार्टर इन इंडिया इज, तो ऐसे आपको कम ही देखने मिलेगा कि इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन जो है इसका हेडक्वार्टर इंडिया में हो। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है इसका हेडक्वार्टर जो है ये इंडिया में प्रेजेंट है। इसका हेडक्वार्टर बेसिकली इंडिया में प्रेजेंट है। तो जरूर ध्यान रखना कौन सी सिटी में प्रेजेंट है, इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कौन सी सिटी में बेसिकली इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है ये प्रेजेंट है, इसका जो है सही जवाब आपको देना है। अलाई दरवाजा वर्ल्ड बिल्ट बाय व्हिच सुल्तान, तो अलाई दरवाजा जो है ये कौन से सुल्तान के द्वारा बेसिकली बनाया गया है, तो ये जो है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो है ये बनाया गया है। और एक आपको कहाँ पे देखने मिलेगा अलाई दरवाजा, ये आपको कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में देखने मिलेगा। द नियरेस्ट स्पाइरल गैलेक्सी टू मिल्की वे इज, तो मिल्की वे जो है ये हमारा गैलेक्सी है, तो इसके नियरेस्ट जो है स्पाइरल गैलेक्सी जो है ये कौन सा है, ये क्वेश्चन बेसिकली यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो इसका सही जवाब है ये ऑप्शन नंबर 2 एंड्रोमेडा गैलेक्सी। एंड्रोमेडा गैलेक्सी जो है ये अगर हम कह सकते हैं इट इज द नियरेस्ट स्पाइरल गैलेक्सी टू मिल्की वे। द क्वाजाइट इज व्हाट टाइप ऑफ रॉक, तो क्वाजाइट जो है ये कौन सा टाइप ऑफ रॉक है, सेडिमेंट्री रॉक है, मेटामॉर्फिक रॉक है, बेसल्ट है, या इग्निशियस रॉक है, तो इसका जो सही जवाब है ये है ऑप्शन नंबर 2 मेटामॉर्फिक रॉक। स्टैटिक जीके के जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने बुकलेट लिया है उनको ये पता ही होगा, क्योंकि स्टैटिक जीके में हमने बहुत अच्छे चीज़ों को कवर अप किया है, तो वहाँ पे ये टाइप्स ऑफ रॉक भी कवर अप किया गया है। तो ये बेसिकली मेटामॉर्फिक रॉक है। तो रॉक के बारे में भी डिटेल में जरूर पढ़ लेना, और चाहे तो आप स्टैटिक जीके का भी बुकलेट ले सकते हैं। अगर आपने पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 नहीं देखा तो यहाँ पे हमने जो है डिस्कस किया है स्टैटिक जीके बुकलेट के बारे में, तो उसके बारे में जान सकते हैं। जैसे अपने पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 आप जैसे ही देख लेते हैं तो आपको उसके बारे में भी पता जरूर चल जाएगा। और पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 का लिंक अगर आपको देखना है तो हमारे प्लेलिस्ट में जा सकते हैं आप, जनरल अवेयरनेस फॉर आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2, उसमें जाकर आप ये सारे पार्ट को भी डिटेल में देख सकते हैं। वहाँ भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हमने कवर अप किया है। वही सी रूट इज बिजीएस्ट इन द वर्ल्ड, तो कौन सा सी रूट बेसिकली बिजीएस्ट है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ लग सकता है क्योंकि इंटरनेशनल जो है यहाँ पे जो है ये क्वेश्चन है, इंटरनेशनल क्वेश्चन नहीं वर्ल्ड ज्योग्राफी से जो है ये क्वेश्चन है बेसिकली ये कहा जा सकता है। तो सबसे जो है बिजीएस्ट रूट कौन सा है, इसका सही आंसर है ये है ऑप्शन नंबर 3 द नॉर्थ अटलांटिक सी रूट। ये जो है सबसे ज़्यादा जो है ये बिजीएस्ट जो है ये सी रूट है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज बेसिकली करेक्ट। अमृतसर वॉज फाउंडेड बाय सिख गुरु, तो ये कौन से सिख गुरु के द्वारा जो है फाउंड किया गया था अमृतसर सिटी, तो इसका सही जवाब है ये है गुरु रामदास जी। गुरु रामदास जी के द्वारा जो है ये फाउंड किया गया था अमृतसर सिटी, और ये जो है ये 4th गुरु जो है ये हुआ करते थे। और अमृतसर जो है कौन से ईयर में फाउंड किया गया था, 1574 में जो है इसी बेसिकली फाउंड किया गया था गुरु रामदास जी के द्वारा। Which city is not a part of गोल्डन क्वाड्रिलेटरल हाईवे नेटवर्क, तो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल के बारे में आपने जरूर सुना होगा। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल अगर हम देखें तो जितने भी हमारे मेट्रो सिटी हैं, मेजर मेट्रो सिटी हैं, इन्हें कनेक्ट करती है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। जैसे दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, इन 4 मेट्रो सिटीज़ को कनेक्ट करती है। लेकिन इसमें हैदराबाद जो है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल में नहीं आता है। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। ड्यूरिंग विच 5 ईयर प्लान इंडिया ऑप्ट फॉर ए मिक्स्ड इकोनॉमी,
तो मिक्स्ड इकोनॉमी के लिए जो है कौन से ईयर में बेसिकली इंडिया जो है कौन सा 5 ईयर प्लान में बेसिकली से ऑप्ट किया गया था, ये यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो इसका जो सही जवाब है ये है सेकंड 5 ईयर प्लान। मिक्स्ड इकोनॉमी यानी कि दोनों, अगर हम देखें यहाँ पे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन भी रहेगी, कैपिटलिस्ट जो है ये भी लोग जो है यहाँ पे रहेंगे, जो प्राइवेट सेक्टर के जो है ये भी प्राइवेट सेक्टर के भी प्लेयर रहेंगे, साथ में गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी यहाँ पे रहेगी। बेसिकली इसे मिक्स्ड इकोनॉमी कहा जाता है। वॉज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, तो इसका जो सही जवाब है ये है बदरुद्दीन त्याबजी। ये पहले जो है ये मुस्लिम प्रेसिडेंट थे ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंटरपोल हैज इट्स हेडक्वार्टर इन, तो इंटरपोल का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो इसका जो सही जवाब है ये है फ्रांस। फ्रांस में बेसिकली इसका हेडक्वार्टर है। अगर सिटी पूछा जाए तो लियोन, LYON यहाँ पे बेसिकली प्रेजेंट है। रोटवारी सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, तो रोटवारी सिस्टम बेसिकली अगर हम देखें तो ये लैंड रेवेन्यू सिस्टम था, आपको पता होगा अगर आपने डिटेल में अच्छे से पढ़ा है। तो ये बेसिकली रोटवारी सिस्टम जो है ये किनके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था, तो रोटवारी सिस्टम जो है ये सर थॉमस मुनरो के द्वारा बेसिकली स्टैब्लिश किया गया था। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। व्हिच इज द सेकंड हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस इन इंडिया, बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं। प्राइम मिनिस्टर इसका जो है सही जवाब दे के आते हैं, तो प्राइम मिनिस्टर इसका सही जवाब नहीं है, इसका सही जवाब है वाइस प्रेसिडेंट। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। और सेकंड हाईएस्ट जो है कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है, और फर्स्ट हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस अगर हम देखें तो ये है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, तो अभी हमने पूछा था नेटो का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो नेटो का हेडक्वार्टर जो है ये कहाँ पे है, ये ऑप्शन नंबर 3 ब्रुसेल्स बेल्जियम में जो है ये प्रेजेंट है। तो ये आंसर आपको मिल गया, लेकिन ये आपको बताना है कि कितने मेंबर हैं, बेसिकली ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। विच इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, तो सबसे जो है बेसिकली लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक कौन सा है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, तो इसका सही जवाब है ये है लेक बैकाल। लेक बैकाल ये कहाँ पे प्रेजेंट है, बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि ये तो शायद हिंदी नेम है लेक बैकाल, तो वो इंडिया इसका आंसर दे के आते हैं। याद रखना लेक बैकाल जो है ये रसिया में प्रेजेंट है। रसिया के कौन से रीजन में, रसिया का अगर हम देखें तो ये साइबेरिया में बेसिकली प्रेजेंट है। कोई स्टेट इन इंडिया हैज हाईएस्ट कोल रिजर्व, तो सबसे ज्यादा कोल रिजर्व जो है कौन सा स्टेट में है, तो इसका जो सही जवाब है ये है ऑप्शन नंबर 2 झारखंड। झारखंड में जो है ये सबसे ज्यादा कोल रिजर्व प्रेजेंट है। व्हेन ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट आर वैकेंट साइमल्टेनियसली हु एक्ट एज प्रेसिडेंट, तो इस दौरान जो है प्रेसिडेंट के तौर पे कौन एक्ट करेंगे, तो इसका सही जवाब है ये है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है अगर प्रेसिडेंट का भी पोस्ट वैकेंट है, साथ में वाइस प्रेसिडेंट का भी पोस्ट वैकेंट है, तो इस टाइम जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है ये प्रेसिडेंट के तौर पे जो है ये एक्ट करते हैं। सुनामी इज कॉज्ड ड्यू टू, तो सुनामी बेसिकली किस लिए होता है, तो इट इज कॉज्ड ड्यू टू अंडर सी अर्थक्वेक। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। ये क्वेश्चन भी वन ऑफ द मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, अगर हम देखें तो जरूर ध्यान रखना। सुनामी बेसिकली जो होता है दिस हैपन ड्यू टू अंडर सी अर्थक्वेक। was responsible for introducing Enfield rifle that used grease cartridges which became immediate reason of 1857 revolt, तो इसका सही जवाब है ये है ऑप्शन नंबर 2 हेनरी हार्डिंज। इनके द्वारा बेसिकली इंट्रोड्यूस किया गया था एनफील्ड राइफल, और ये उस समय जो है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हुआ करते थे। लेकिन प्रॉब्लम ये था कि इसमें जो कार्टिजेस थे इसमें ग्रीस बेसिकली जो यूज किया जाता था, तो हिंदू सोल्जर ये बिलीव करते थे कि ये काउ फैट से बनाया गया है, इसी वजह से उन्होंने रिवोल्ट स्टार्ट कर दिया। उसके बाद जो मुस्लिम सोल्जर्स थे उनका बिलीव था कि ये पिग के फैट से बनाया गया है, तो साथ में उन्होंने भी रिवोल्ट जो है स्टार्ट कर दिया। तो सिपोई म्यूटिनी के बारे में आपने जरूर सुना होगा, तो ये बेसिकली स्टार्ट हुआ था और ये इमीडिएट रीजन था 1857 रिवोल्ट स्टार्ट होने के लिए, एक इमीडिएट रीजन था। तो यहाँ पे क्वेश्चन बेसिकली जो है कि एनफील्ड राइफल जो यूज किया गया था उस समय किनके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था, तो ये हेनरी हार्डिंज के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था, जो कि बेसिकली उस समय गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे। Which article of Indian Constitution grant the right to equal opportunity in public employment, जैसे रेलवे का एग्जाम है, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे होने वाला है, तो ऐसा नहीं है कि किसी को ज़्यादा यहाँ पे प्रिविलेज मिले, किसी को कम प्रिविलेज मिले, सबको जो है इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए। तो ये कौन से बेसिकली आर्टिकल में लिखा गया है, तो ये आर्टिकल 16 में बेसिकली इसे डिस्क्राइब किया गया है कि राइट टू इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। हु फाउंडेड नटाल इंडियन कांग्रेस टू फाइट अगेंस्ट रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, तो नटाल इंडियन कांग्रेस जो है बेसिकली ये किनके द्वारा एस्टेब्लिश किया गया था, तो इसका जो सही जवाब है ये है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के द्वारा ये एस्टेब्लिश किया गया था, कौन से ईयर में, तो इसका जो सही जवाब है ये है 1894 में इंट्रोड्यूस किया गया था, इंट्रोड्यूस नहीं सॉरी एस्टेब्लिश किया गया था टू फाइट रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। टूल मशीन बिल्डिंग एक्सेट्रा दैट आर रिक्वायर्ड टू प्रोडक्शन आर कॉल्ड, तो टूल मशीन बिल्डिंग जो भी है, मान लीजिए एक फैक्ट्री है, उसमें टूल्स भी चाहिए, फैक्ट्री बनाने के लिए बिल्डिंग्स भी चाहिए, मशीन्स भी चाहिए, तो ये बेसिकली इनका जो रिक्वायरमेंट है प्रोडक्शन के लिए, तो इसे बेसिकली कौन सा कैपिटल कहा जाता है, ये यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इसका जो सही जवाब है ये है ऑप्शन नंबर 1
फिक्स कैपिटल इन्हें कहा जाता है। इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन था, इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन बिल्कुल बनते हैं, स्किप मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट ये पार्ट है। यहाँ से भी 3 से 4 क्वेश्चन अगर देखने में आपको मिल सकता है अगर 50 नंबर क्वेश्चन बन रहा है फ्रॉम जनरल अवेयरनेस। द अप्रोच टू डेवलपमेंट दैट कंबाइन इकोनॉमिक ग्रोथ विद इकोलॉजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज नोन एज। तो इसे बेसिकली क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसे कहा जाता है। Which right conferred by Constitution of India is also available to non-citizens। मान लीजिए जो फॉरेनर्स हैं उनको भी बेसिकली ये राइट दिया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में बेसिकली। तो इसका जो सही जवाब है अगर हम देखें तो इसका जो सही जवाब है यह ऑप्शन नंबर 3 फ्रीडम ऑफ स्पीच। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। ये दोनों नॉन सिटीजन्स के लिए भी है और सिटीजन्स के लिए भी है फ्रीडम ऑफ स्पीच। Which bank was set up as an apex body to coordinate the activities of all institutions involved in rural financing। तो इसका जो सही जवाब है यह है नाबार्ड। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। और नाबार्ड का फुल फॉर्म भी बहुत बार पूछा गया है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, का ये सही जवाब है। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सॉइल इज रिच इन सॉइल न्यूट्रिएंट सच एज कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास एंड लाइम। देखिए सिर्फ सॉइल के बारे में पढ़ने से नहीं होगा, कौन कौन से सॉइल में कौन कौन से पर्टिकुलर जो है यहाँ पे न्यूट्रेंट्स प्रेजेंट है ये भी देखना ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, इसीलिए इस तरह क्वेश्चन ये हमने फ्रेम किया है। तो ऐसा कौन सा सॉइल है जो कि रिच है ये सारे न्यूट्रिएंट में, बेसिकली कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास एंड लाइम। तो इसका जो सही जवाब अगर हम देखें इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल में ये सारी चीज प्रेजेंट है। ए ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियन ऑफ स्टार एंड क्लाउड ऑफ डस्ट एंड गैसेस इज नोन है। तो इसे बेसिकली क्या कहा जाता है, इसे बेसिकली जो कहा जाता है ये कहा जाता है गैलेक्सी। तो आउटर स्पेस से भी क्वेश्चन बनते हैं, आउटर स्पेस के बारे में भी डिटेल में आपको पढ़ना है। अंडर व्हिच डायनेस्टी द रूलर रोट देयर अचीवमेंट इन प्रासहस्ती। तो प्रासहस्ती बेसिकली जो है ये बेसिकली कह सकते हैं इस स्क्रिप्ट में बेसिकली कौन से रूलर बेसिकली कौन से डायनेस्टी के रूलर बेसिकली अपना अचीवमेंट लिखा करते थे। तो इसका जो सही जवाब है ये है गुप्ता डायनेस्टी। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। एन एसेट दैट द बोरोअर ओन्स एंड यूजेस दिस एज गारंटी टू ए लेंडर अंटिल द लोन इज रिपेड इज कॉल्ड। तो इसको जो कहा जाता है इसे कोलैटरल बेसिकली टेक्निकल टर्म में कहा जाता है। मान लीजिए एक एसेट यानी कि एक बिल्डिंग है, ठीक है, मान लीजिए किसी एक इंसान ने जो है एक बिल्डिंग वो बेसिकली खरीदता है, ठीक है, और लोन बोरो करने के लिए जो है इस बिल्डिंग को बेसिकली वो एज ए गारंटी बेसिकली ये यूज करता है। तो इसे बेसिकली इस बिल्डिंग को जो कहा जाएगा इसे कोलैटरल बेसिकली कहा जाएगा। विच टाइप ऑफ माउंटेन आर क्रिएटेड व्हेन लार्ज एरिया आर ब्रोकन एंड डिस्प्लेस्ड वर्टिकली। तो माउंटेन्स के बारे में डिटेल में पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो बहुत सारे स्टूडेंट जो है यहाँ पे मिस करते हैं, टाइप ऑफ माउंटेन्स, यंग फॉल माउंटेन्स, उसके बाद रेसिडुअल माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन्स, इनके बारे में डिटेल में जरूर जो है पढ़ के जाना। यहाँ से क्वेश्चन आपको जरूर देखने मिल सकता है। क्वेश्चन पे रिटर्न आते हैं, इसका सही जवाब है ये है ब्लॉक माउंटेन। ब्लॉक माउंटेन जो है इसी तरह जो है ये फॉर्म करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। विच बैटल लेड टू डाउनफॉल ऑफ विजयनगर अंपायर। काफी बार क्वेश्चन को डिस्कस किया है, साथ पार्ट 2 में भी इसे डिस्कस हमने किया था। तो यहाँ पे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधा ऑप्शन पे जाते हैं। सही जो ऑप्शन है ये है बैटल ऑफ तालीकोटा। बैटल ऑफ तालीकोटा के बाद में जो है विजयनगर अंपायर का इसका जो है पतन हो जाता है। पाणिनि वॉज फेमस संस्कृत पोएट। संस्कृत के ये फेमस पोएट थे, नोवेलिस्ट थे, या फिर ग्रामरियन थे, या फिर राइटर थे। तो इसका जो सही जवाब है ये है ऑप्शन नंबर 3 ग्रामरियन। पाणिनि जो थे ये बेसिकली संस्कृत ग्रामर में बहुत ज़्यादा फोकस करते थे। एंड इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन दैट स्टेट्स द रीजन एंड गाइडिंग वैल्यूज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड। तो इसे बेसिकली क्या कहा जाता है, प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। प्रीएम्बल इज बेसिकली इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन दैट स्टेट्स द रीजन एंड गाइडिंग वैल्यूज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। व्हाट काइंड ऑफ रिसोर्स इज वाटर। तो वाटर जो है ये कौन सा टाइप ऑफ रिसोर्स है, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 साइक्लिक। इट इज ए साइक्लिक रिसोर्स। जैसे इसे यूज भी करके फिर रीयूज भी इसे किया जा सकता है प्योर फॉर्म में। जैसे जो है वाटर बेसिकली हीट की वजह से इवापोरेट होता है ओशन से, फिर ये लैंड में गिरता है, लैंड पे फिर हम यूज़ करते हैं, फिर ये जो है लैंड ड्रेनेज के थ्रू ये रिवर में जाता है, फिर ओशन से मिलता है, फिर ये प्रोसेस जो है ये कंटिन्यू होता है, फिर इवापोरेट होता है, फिर लैंड पे आता है। तो इस जो है बेसिकली एक एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लिया है। तो ये बेसिकली एक साइक्लिक बेसिकली ये रिसोर्स है। हु इज नोन एज बिस्मार्क ऑफ इंडिया। तो बिस्मार्क ऑफ इंडिया बेसिकली किन्हें कहा जाता है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है इन्हें बिस्मार्क ऑफ इंडिया कहा जाता है। और बिस्मार्क ऑफ इंडिया नहीं इसलिए कहा जाता है क्योंकि ब्रिटिश रूल के बाद जो है जो हालत था इंडिया का, इंडिया अलग अलग जो है प्रिंसिपली स्टेट में डिवाइडेड था, कंप्लीटली ये डिवाइडेड था। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है इन्होंने जो है पूरे इंडिया को यूनाइट किया, वन इंडिया इन्होंने बनाया। इस वजह से जो है इन्हें आयरन मैन ऑफ इंडिया या फिर बिस्मार्क ऑफ इंडिया कहा जाता है। आफ्टर द मार्स मिशन विच इंटरप्लैनेटरी मिशन इज इंडिया आइंग एट। तो मार्स मिशन के बाद जो है अब कौन सा बेसिकली जो है ये मिशन, कौन सा बेसिकली प्लानिटरी मिशन जो है ये इंडिया करने वाला है। तो इसका सही जवाब है ये है वेनस। और इस मिशन का नाम क्या है ये कमेंट बॉक्स में आपको जरूर बताना
है। हाउ मेनी टाइम डज जीपीएस सैटेलाइट सर्कल द अर्थ, तो इसका सही जवाब है ये है ऑप्शन नंबर 4, वंस इन एवरी 12 आवर्स। तो अगर हम देखें जो जीपीएस सैटेलाइट है ये जो है अर्थ का चक्कर जो है हर 12 घंटे में एक बार जो है ये लगाती है। ये जो है सही आंसर है। और एक बात ये भी ध्यान रखना, इट इज वन ऑफ द रिपीटेड क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन बिल्कुल आपको एग्जाम में देखने मिल सकता है। द नेम ऑफ स्पेस शटल इन विच कल्पना चावला एन इंडियन अमेरिकन एस्ट्रोनॉट डाइड इन 2003, तो इनका स्पेस शटल का नाम क्या था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, कोलंबिया। कोलंबिया जो है ये इनका स्पेस शटल का नाम था। तानसेन ए ग्रेट म्यूजिशियन वाज इन द कोर्ट ऑफ, तो ये किनके कोर्ट में थे? ये अकबर के कोर्ट में थे। एंड ही वाज वन ऑफ द 9 जेम, जो इनका नवरत्न थे उनमें से एक रत्न ये भी थे। वाई वाज स्तूपा बिल्ट, तो जैसे हमने कहा था हर एक वीडियो में जो है एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ देंगे, एक क्वेश्चन आपके लिए है, इसका सही जवाब आपको देना है। हाँ, थोड़ा टफ क्वेश्चन इस बार रखा है लेकिन इसका सही जवाब आपको देना है। आगे बढ़ते हैं। वेयर डिड ब्रह्मो समाज ओरिजिनेटेड, तो ब्रह्मो समाज जो है ये कहाँ पे बेसिकली ओरिजिनेट हुआ था? इसका सही जवाब है बंगाल। बंगाल में बेसिकली ओरिजिनेट हुआ था। और ब्रह्मो समाज जो है इट वाज फाउंडेड बाय राजा राम मोहन रॉय। कौन सी ईयर में? 1828 में बेसिकली बनाया गया था। घटोत्कच वाज गुप्ता एम्परर एंड सन ऑफ विच गुप्ता रूलर, तो इनके बारे में आपने कम ही सुना होगा घटोत्कच के बारे में। तो ये बेसिकली गुप्ता बेसिकली एम्परर भी थे। तो ये जो है किनके बेटे थे? ये श्री गुप्ता के बेसिकली ये बेटे थे। नेम द मेजर रिवर दैट फ्लोज थ्रू द यूनियन टेरिटरी ऑफ दादरा एंड नगर हवेली, तो इसका सही जवाब है ये है ऑप्शन नंबर 1, दमन गंगा। दमन गंगा जो है इट इज वन ऑफ द मेजर रिवर विच फ्लोज थ्रू दादरा एंड नगर हवेली। विच कंट्री इज नॉट अ मेंबर ऑफ ओपेक, तो इनमें से कौन सा कंट्री जो है ये ओपेक का मेंबर नहीं है? तो ओपेक में टोटल कितने मेंबर्स हैं? 13 टोटल जो है मेंबर्स हैं। और केनिया जो है ये मेंबर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। खजुराहो टेम्पल्स वर बिल्ट बाय हुई डायनेस्टी, तो ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट हुआ है। तो खजुराहो टेम्पल जो है ये कौन सा डायनेस्टी के दौरान जो है ये बनाया गया था? तो इसका सही जवाब है ये है चंदेला डायनेस्टी। चंदेला डायनेस्टी ने जो है ये खजुराहो टेम्पल बनाया था। द गेटवे ऑफ इंडिया इन मुंबई वॉज बिल्ट टू वेलकम, तो गेटवे ऑफ इंडिया जो बनाया गया है मुंबई में, तो ये बेसिकली क्यों बनाया गया था ये यहाँ पे पूछा गया। किन्हें बेसिकली वेलकम करने के लिए बनाया गया था? तो किंग जॉर्ज 5 को बेसिकली वेलकम करने के लिए बनाया गया था। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। और ये जो है ये विजिट करने आए थे, किंग जॉर्ज 5 जो है ये इंडिया विजिट करने के लिए आए थे 1911 में, और इस दौरान जो है गेटवे ऑफ इंडिया बनाया गया था। डैश डिस्क्राइब इंडिया इज ए सेकुलर स्टेट, तो बेसिकली यहाँ पे इनमें से कौन सा जो है ऐसा चीज़ है जो कि डिस्क्राइब करता है इंडिया को एज ए सेकुलर स्टेट? तो इसका जो सही जवाब है ये है द प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये डिस्क्राइब करता है इंडिया एज ए सेकुलर स्टेट। सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व इज इन, तो सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व जो है कहाँ पे प्रेजेंट है? कौन से स्टेट में? तो ये ओडिशा में प्रेजेंट है। द फर्स्ट वुमेन टू बिकम द गवर्नर ऑफ इंडियन स्टेट, तो पहली महिला जो कि गवर्नर बनी ऑफ एनी इंडियन स्टेट, तो ये कौन थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 सरोजनी नायडू। सी वॉज द फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ ए इंडियन स्टेट। कौन से स्टेट के ये जो है गवर्नर बने थे? ये उत्तर प्रदेश के जो है ये गवर्नर बनी थी। और कौन से ईयर में बेसिकली ये पूछा जा सकता है? तो 1947 में ये बनी थी। 15 अगस्त 1947 से 2 मार्च 1949 तक ये बेसिकली गवर्नर थी उत्तर प्रदेश की। विच स्टेट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वॉज वंस रशियन लैंड, तो इसका सही जवाब है ये है अलास्का। अलास्का पहले जो है ये रसिया का पार्ट था, बाद में रसिया ने जो है इसे यूनाइटेड स्टेट्स को बेच दिया था। ओनली मून इन सोलर सिस्टम नोन टू हैव इट्स ओन इंटरनली जनरेटेड मैग्नेटिक फील्ड, तो ये कौन सा बेसिकली मून है? तो ये है ऑप्शन नंबर 4 गैनीमीडा। गैनीमीडा जो है किसका सैटेलाइट है या फिर किसका ये मून है? तो ये जुपिटर का जो है ये मून है। और इट इज ओनली मून इन द सोलर सिस्टम नोन टू हैव इट्स ओन इंटरनली जनरेटेड मैग्नेटिक फील्ड। डैश इज फर्स्ट एवर रिजर्व फॉरेस्ट ऑफ इंडिया, तो सबसे पहला जो है कौन सा जो है ये रिजर्व फॉरेस्ट था इंडिया का, ये यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो उसका सही जवाब है ये है ऑप्शन नंबर 3 सतपुरा नेशनल पार्क। इट वॉज द फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट ऑफ इंडिया। A special bank account meant for girl child and launched as part of बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन इज, तो सुकन्या समृद्धि योजना के तहत जो है एक बेसिकली स्पेशल बैंक अकाउंट खोला गया था फॉर गर्ल चाइल्ड एंड लॉन्च एज पार्ट ऑफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन। तो जितने भी इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है, यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल फ्रेम किए जाते हैं। फर्स्ट पर्सन टू यूज़ द वर्ड जियोग्राफी, तो पहले इंसान जिन्होंने जियोग्राफी जो है ये टर्म को यूज़ किया था। तो इसका जो सही जवाब अगर हम देखें इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 इरास्टोस्थीन। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। द सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर आफ्टर एग्रीकल्चर इन इंडिया इज दैट सेक्टर, तो कौन सा सेक्टर है? ये है टेक्सटाइल सेक्टर। अगर एग्रीकल्चर के बाद देखें तो सेकंड लार्जेस्ट सेक्टर जो है ये है टेक्सटाइल सेक्टर, जो कि सबसे ज़्यादा जो है ये एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है। विच प्लेस आउट ऑफ द फॉलोइंग टीपू सुल्तान इज एसोसिएटेड विद, तो टीपू सुल्तान जो है ये कौन से पर्टिकुलर जो है प्लेस से एसोसिएटेड है?
तो इसका जो सही आंसर है ये है ऑप्शन नंबर 1 श्रीरंगापट्टनम। इस रीजन से बेसिकली ये एसोसिएटेड है। इनको बेसिकली टीपू सुल्तान जो है इन्हें टाइगर ऑफ मैसूर भी कहा जाता था। द पार्लियामेंट ऑफ जापान इज कॉल्ड, तो जापान का जो पार्लियामेंट है इसे बेसिकली कौन से नाम से जाना जाता है? इसे बेसिकली नेशनल डाइट के नाम से जाना जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन इंडिया, तो इनमें से कौन सा जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट नहीं है? टोटल 40 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जरूर ध्यान रखना। और टोटल 14 जो है ये इंटेंजिबल यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ये बिल्कुल ध्यान रखना, ये दोनों बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। तो इनमें से कौन सा जो है ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट नहीं है, ये पूछा गया है। तो इसका सही जवाब है चार मीनार। चार मीनार जो है ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट नहीं है, अभी तक नहीं बना है। विच फेस्टिवल इज एसोसिएटेड विद हार्वेस्ट, इनमें से कौन सा बेसिकली हार्वेस्ट फेस्टिवल है? जैसे मकर संक्रांति, मकर संक्रांति जो है ये बेसिकली एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है। इसी तरह इनमें से कौन सा जो है ये हार्वेस्ट फेस्टिवल है? तो पोंगल जो है ये हार्वेस्ट फेस्टिवल है। विच कंट्री इज नोन एज कॉकपिट ऑफ यूरोप, तो कॉकपिट ऑफ यूरोप जो है ये कौन से बेसिकली कंट्री कहा जाता है? तो बेल्जियम जो है इसे कॉकपिट ऑफ यूरोप जो है ये कहा जाता है। विच स्टेट इन इंडिया इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट ऑयल फील्ड, तो इसका जो सही जवाब है आसाम। आसाम में जो है सबसे पुराना जो है ऑयल फील्ड प्रेजेंट है, जो दिग्बोई ऑयल फील्ड है ये आसाम में प्रेजेंट है। और हम ये भी कह सकते हैं कि एशिया का सबसे पहला जो बेसिकली ऑयल वेल बनाया गया था, ये बेसिकली जो ड्रिल किया गया था ये आसाम में ही दिग्बोई में किया गया था। एंड इट इज ऑल्सो वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑयल फील्ड, तो ये जो है आसाम में प्रेजेंट है। विच कलर रिवोल्यूशन इज रिलेटेड टू लेदर एंड कोको, तो बेसिकली कौन सा बेसिकली कलर रिवोल्यूशन से रिलेटेड है? तो इसका जो सही जवाब है ये है ऑप्शन नंबर 2 ब्राउन। ब्राउन जो कलर रिवोल्यूशन हुआ था इट इज रिलेटेड टू लेदर एंड कोको। द रिडक्शन ऑफ एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इज कॉल्ड, तो इसका जो सही जवाब है ये है ऑप्शन नंबर 1 डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी। फॉर एग्जांपल मान लीजिए डोमेस्टिक करेंसी कौन सा है? इंडिया का इंडियन रुपीज। अगर इंटरनेशनल मार्केट में इसका वैल्यूएशन कम होता है तो इसका मतलब ये है कि जो करेंसी है डोमेस्टिक करेंसी इसका जो है वैल्यूएशन कम हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट, डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी। कलमकारी पेंटिंग बिलोंग टू विच रीजन ऑफ इंडिया, तो कलमकारी पेंटिंग जो है इट इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस फोल्क पेंटिंग। जितने भी फोल्क पेंटिंग है अलग अलग स्टेट्स का, इनको जरूर पढ़ के जाना, यहाँ से एक ना एक सवाल आपको जरूर देखने मिल सकता है एग्जाम में। इसका जो सही जवाब है ये है ऑप्शन नंबर 3 आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में ये बहुत ज्यादा फेमस है कलमकारी पेंटिंग, खास करके इसे जो है कलम से बनाया जाता है, इसीलिए नाम इसका दिया गया है कलमकारी पेंटिंग। At which of the following railway station of South Africa गांधीजी thrown out of train after refusing to leave first class compartment? क्वेश्चन रिसेंटली बना था, तो इसका सही जवाब है ये है पीटर मैरिजबर्ग। ये साउथ अफ्रीका में जो है रेलवे स्टेशन है जहां पे ये इंसिडेंस जो है ये गांधीजी के साथ हुआ था। रंगभूमि इज फेमस नोवेल रिटन बाय, तो इस नोवेल के बारे में आपने जरूर सुना होगा। इट इज वन ऑफ द फेमस नोवेल एंड इट इज रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद। जितने बुक्स एंड ऑथर्स है ना इनको थोड़ा सा डिटेल में जरूर पढ़ के जाना, इसीलिए इस तरह के हम क्वेश्चन आपके लिए फ्रेम करते हैं ताकि एग्जाम में आपको कोई दिक्कत ना हो। दिन इलाही वॉज ए सिंक्रेटिक रिलीजन प्रोपाउंडेड बाय मुगल एम्परर, तो दिन इलाही जो रिलीजन जो स्टार्ट किया गया था किनके द्वारा बेसिकली स्टार्ट किया गया था? तो ये अकबर के द्वारा बेसिकली स्टार्ट किया गया था। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट ए मेंबर ऑफ वर्ल्ड बैंक ग्रुप, तो वर्ल्ड बैंक ग्रुप में टोटल कितने मेंबर हैं ये भी क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जाम में बन चुका है। ये ध्यान रखना, जितने इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे कहा जा रहा है कोशिश करना है कि उन्हें नोट डाउन कर लें। तो टोटल जो है 189 जो है मेंबर है वर्ल्ड बैंक ग्रुप में, और क्यूबा जो है इसका मेंबर नहीं है। अगर हम क्यूबा देखें, क्यूबा इसका मेंबर नहीं है। इसके अलावा नॉर्थ कोरिया इसका मेंबर नहीं है, इसके अलावा मोनाको इसका मेंबर नहीं है, एंडोरा इसका मेंबर नहीं है। तो ये सारे कंट्रीज जो हैं इसके मेंबर नहीं है। एक क्वेश्चन और है जो क्वेश्चन अभी रिसेंटली किसी एक एग्जाम में बना था, मोनाको जो है ये कौन से कंटिनेंट में फॉल करता है? इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, जरूर इसका सही जवाब अगर आपको पता है तो जरूर देना। मोनाको जो है कौन से कंटिनेंट में फॉल करता है? वाज द लास्ट निजाम रूलर ऑफ हैदराबाद, तो ये क्वेश्चन बनना जो है ये तय है, क्योंकि इस तरह क्वेश्चन क्यों बनता है, हैदराबाद से ही बेसिकली क्वेश्चन क्यों बनता है? क्योंकि अगर हम ब्रिटिश कॉलोनियल रूल में देखें तो सबसे बड़ा प्रिंसली स्टेट जो हुआ करता था ये हैदराबाद ही हुआ करता था। इसी वजह से जो है फर्स्ट रूलर ऑफ हैदराबाद पूछा जाता है, फेमस जो है रूलर ऑफ निजाम ऑफ हैदराबाद पूछा जाता है, लास्ट रूलर ऑफ जो है हैदराबाद पूछा जाता है। तो यहाँ से डिटेल में थोड़ा देख के जरूर जाना। इसका सही जवाब है ये है ऑप्शन नंबर 3 मीर ओस्मान अली खान। ही वॉज द लास्ट रूलर ऑफ हैदराबाद। Which architect designed गेटवे ऑफ इंडिया लोकेटेड इन मुंबई, तो इसका सही जवाब है ये है ऑप्शन नंबर 1 जॉर्ज विटेट। इन्होंने डिजाइन किया था बेसिकली गेटवे ऑफ इंडिया, और हमने इससे पहले डिस्कस भी किया था कि गेटवे ऑफ इंडिया जो है किन्हें बेसिकली वेलकम करने के लिए बनाया गया था। ठीक है, किंग जॉर्ज 5 वो इंडिया विजिट करने आए थे 1911 में, और इनको वेलकम करने के लिए बेसिकली गेटवे ऑफ इंडिया बनाया गया था मुंबई में। तो आर्किटेक्ट ये थे। और एक क्वेश्चन आपके लिए है, गेटवे ऑफ इंडिया तो जो है इनके आर्किटेक्ट ये थे, तो इंडिया गेट का बेसिकली जो दिल्ली में प्रेजेंट है इनके आर्किटेक्ट कौन थे? इसका सही जवाब आपको देना है कमेंट बॉक्स में।
वेयर इज पाइथन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट लोकेटेड इन इंडिया, तो ये कहाँ पे लोकेटेड है, ये लोकेटेड है महाराष्ट्र में। और कौन से नदी के ऊपर में बनाया गया है, पाइथन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कौन से नदी के ऊपर में बनाया गया है, तो ये गोदावरी नदी के ऊपर में बनाया गया है, ये जरूर ध्यान रखना। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन कैन नॉट बी परफॉर्म्ड बाय एनबीएफसी, एनबीएफसी का फुल फॉर्म जो है ये है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। तो कुछ डिफरेंसेस हैं बैंक और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज के बीच में, कुछ डिफरेंस हैं। अगर आप आरबीआई के गाइडलाइन देखें तो कुछ चीजें जो है एनबीएफसी नहीं कर सकते हैं, तो इनमें से कौन सी चीज नहीं कर सकते हैं, तो उसका सही जवाब है यह ऑप्शन नंबर 3 एक्सेप्टिंग डिमांड डिपॉजिट, ये नहीं कर सकते हैं, बाकी ये सारी चीज जो है ये कर सकते हैं। इसके अलावा और भी कुछ डिफरेंसेस हैं, अगर आप देखें तो ये जो है दे कैन नॉट इशू चेक ड्रॉन ऑन इटसेल्फ, ये भी ये नहीं कर सकते हैं। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है ये इंपॉर्टेंट ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन का। तो बेसिकली इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो इसका हेडक्वार्टर जो है ये प्रेजेंट है ऑप्शन नंबर 1 दी हाग, हाग में इसका जो है हेडक्वार्टर प्रेजेंट है, हेग नहीं, इसका प्रोनाउंसिएशन हाग होगा, और ये बेसिकली जो है नेदरलैंड्स में प्रेजेंट है। नेशनल टेक्नोलॉजी डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर टू कॉमेमोरेट, बेसिकली नेशनल टेक्नोलॉजी डे जो है ये क्यों सेलिब्रेट किया जाता है इंडिया में, बेसिकली इसे सेलिब्रेट किया जाता है फॉर सेलिब्रेटिंग द पोखरान 2 जो हुआ था 1998 में, जो पोखरान 2 हमने जो है किया था, सक्सेसफुल टेस्ट किया था, न्यूक्लियर टेस्ट जो हमने किया था, इस वजह से जो है इसके याद में बेसिकली नेशनल टेक्नोलॉजी डे जो है ये सेलिब्रेट किया जाता है। हु फाउंडेड तत्तावोधनी सभा टू प्रोपागेट राजा राम मोहन रॉयज आइडिया, तो इसका सही जवाब है यह ऑप्शन नंबर 3 देवेंद्रनाथ टैगोर, देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा बेसिकली तत्तावोधनी जो है सभा ये स्टार्ट किया गया था बंगाल में टू प्रोपागेट राम मोहन रॉयज आइडिया। दिलवारा टेम्पल इज इन व्हिच स्टेट, तो दिलवारा टेम्पल जो है सबसे पहली बात क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि ये जो टेम्पल है कौन से रिलीजियस जो है लोगों के द्वारा, कौन से रिलीजन के लोगों के द्वारा जो है ज़्यादातर विजिट किया जाता है, तो जैन टेम्पल है, याद रखना दिलवारा टेम्पल इज बेसिकली ये जैन टेम्पल, तो इनके द्वारा ज़्यादा विजिट किया जाता है। हालांकि सारे रिलीजन के लोग यहाँ पे जाते हैं, लेकिन दिलवारा टेम्पल जो है इट इज़ रिलेटेड टू जैन रिलीजन, ये बिल्कुल ध्यान रखना। कहाँ पे प्रेजेंट है, ये राजस्थान में प्रेजेंट है, राजस्थान के माउंट एबू के पास जो है ये प्रेजेंट है। विनाया सूता पिताका आर कंपाइलेशन ऑफ हुज टीचिंग, तो विनायका एंड सूता पिताका जो है बेसिकली ये कंपाइलेशन है, किनके टीचिंग्स का ये बेसिकली जो है कंपाइलेशन है, तो इसका सही जवाब है ये ऑप्शन नंबर 1 गौतम बुद्ध, ये गौतम बुद्ध का बेसिकली टीचिंग का जो है ये कंपाइलेशन है। Which constitutional amendment known as mini constitution gave effect to recommendation of स्वर्ण सिंह कमेटी, अगेन इसके बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया था कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली कौन से अमेंडमेंट को कहा जाता है, ये पहले भी हमने डिस्कस कर रखा है, लेकिन इसका जो सही जवाब है यही यहाँ पे डिस्कस करते हैं, ज़्यादा यहाँ पे डिस्कसन करके टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 सेकंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। इसीलिए कहा जाता है कि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 जिसमें 200 क्वेश्चन हमने कवर अप किया है, इनको जो है जरूर देख लें, क्योंकि वहाँ पे अगर देखेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट जो बेसिक चीज़ें हैं उनको वहाँ से हमने कवर अप करना स्टार्ट किया है पार्ट 1 में, फिर पार्ट 2 में थोड़ा टफ, पार्ट 3 में थोड़ा सा और अच्छा क्वेश्चन लिया, पार्ट 4 में थोड़ा सा और अच्छा क्वेश्चन लिया, तो इस तरह जो है क्वेश्चन कवर अप करने से क्या होता है ना, तो आपको बार बार रिवीजन भी हो जाता है और चीज़ें जो दिमाग में रह जाते हैं, ज़्यादा फोकस के साथ आप पढ़ सकते हैं। एक साथ 1000 क्वेश्चन अगर हम कवर अप कर देंगे ना, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा और इतना इंटरेस्टिंग भी नहीं होगा। हु लेड द मार्च टू रेड धरासेना सॉल्ट वर्क आफ्टर गांधी जी वॉज अरेस्टेड, तो देखिए धरासेना सॉल्ट वर्क जो है बेसिकली ये मार्च बेसिकली देखिए तो सॉल्ट मार्च का ये बेसिकली पार्ट था, तो ये गांधी जी के द्वारा स्टार्ट किया गया था, तो इनको अरेस्ट कर लेने के बाद जो है ये अब्बास त्याबजी इनके द्वारा लेड किया जाता है, साथ में जो है कस्तूरबा बाई जो कि बेसिकली उस समय गांधी जी की वाइफ थी, इनके द्वारा लेड किया जाता है, और इनको जब अरेस्ट कर लिया जाता है तो इनके बाद भी बेसिकली पीसफुली ये मूवमेंट को जो है सरोजनी नायडू और मौलाना अब्दुल कलाम आजाद के द्वारा जो है ये लेड किया जाता है। Whose reign saw largest extension of Delhi Sultanate, सिंपल अगर हम देखें तो यहाँ पे ये क्वेश्चन बन रहा है किस रूलर के दौरान जो है दिल्ली सल्तनत में जो है सबसे ज़्यादा एरिया कवर किया था, सबसे ज़्यादा जो है एरिया था उनके पास, तो इसका सही जवाब है ये है ऑप्शन नंबर 1 मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक अगर हम देखें तुगलक डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, इनके समय में दिल्ली सल्तनत का जो है एक्सटेंशन सबसे ज़्यादा था, सबसे ज़्यादा एरिया इन्होंने कवर किया था। गंगा सागर मेला इज ऑर्गेनाइज्ड इन व्हिच इंडियन स्टेट, तो गंगा सागर मेला बेसिकली कौन से इंडियन स्टेट में ऑर्गेनाइज किया जाता है, गंगा सागर मेला ये याद रखना ये वेस्ट बंगाल में ऑर्गेनाइज किया जाता है, और किस दौरान ऑर्गेनाइज किया जाता है, ये बेसिकली जो है मकर संक्रांति के दौरान जो है ये ऑर्गेनाइज किया जाता है। अगेन और एक क्वेश्चन बन सकता है ईस्टर्न इंडिया का सबसे बड़ा अगर हम फेयर देखें तो ये जो है सबसे बड़ा फेयर या सबसे बड़ा मेला अगर हम देखें तो गंगा सागर मेला ये होता है ईस्टर्न इंडिया का, ये बिल्कुल ध्यान रखना, यहाँ से भी क्वेश्चन आपको देखने मिल सकता है। हु अमंग द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द फुल अथॉरिटी ऑफ लोकसभा, तो फुल अथॉरिटी ऑफ लोकसभा जो है किनके पास रहता है, ये रहता है
ऑप्शन नंबर 3 स्पीकर। यही बेसिकली डिटरमाइन करते हैं कि किन को जो है नेक्स्ट बोलना है और कितना टाइम तक बोलना है, ये बेसिकली जो है ये डिटरमाइन ये करते हैं, ये जो है ये बेसिकली उसका एलोकेशन करते हैं। तो फुल अथॉरिटी ऑफ लोकसभा जो है स्पीकर के पास रहता है। द अराकू वैली अ टूरिस्ट रिसोर्ट इज लोकेटेड नियर विच ऑफ दिस सिटी ऑफ साउथ इंडिया। तो इसका सही जवाब है ये है ऑप्शन नंबर 1 विशाखापट्टनम। इसके बारे में हमने डिस्कस भी किया था। तो अराकू वैली जो है ये बहुत फेमस जो है टूरिस्ट रिसोर्ट है और ये कौन से सिटी के नियर जो है लोकेटेड है, ये विशाखापट्टनम में बेसिकली लोकेटेड है। Which of the following nation was part of Axis power in World War II? तो एक्सिस पावर एक था, एक अलाइड पावर था। आपको बिल्कुल, अगर आपने वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में पढ़ा होगा तो इसका सही जवाब पहले देख लेते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 जर्मनी। जर्मनी जो था ये एक्सिस पावर का जो है ये पार्ट था। अगर हम एक्सिस पावर और अलाइड पावर के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस करें तो एक्सिस पावर में जर्मनी था, इटली था, जापान था। नोट डाउन करते रहना, एक्सिस पावर में जर्मनी था, इटली था, जापान था। इसी तरह एलाइड पावर जो था इसमें कौन थे, ब्रिटेन था, यूनाइटेड स्टेट्स था, सोवियत यूनियन, ये एलाइड पावर में थे और एलाइड पावर को यहाँ पे जीत मिला था। अल मसूदी वाज ए, अल मसूदी बेसिकली कौन थे, ये एक मोरक्कन ट्रैवलर थे, अरब ट्रैवलर थे, यूरोपियन ट्रैवलर थे, ये चाइनीज ट्रैवलर थे। तो ये बेसिकली जो है ये अरब ट्रैवलर्स थे। तो जितने भी फॉरेन ट्रैवलर्स हैं जो बेसिकली इंडिया आए हुए हैं ना, इनके बारे में भी डिटेल में पढ़ना जरूरी है और किनके कोर्ट में आए थे ये भी पूछा जा सकता है, तो इससे भी बिल्कुल ध्यान में जरूर रखना। विच इज द टॉलेस्ट वाटरफॉल ऑफ द वर्ल्ड ऑन लैंड। तो टॉलेस्ट वाटरफॉल कौन सा है, तो इसका सही जवाब है ये है ऑप्शन नंबर 1 एंजल वाटरफॉल। एंजल वाटरफॉल जो है ये वेनेजुएला में प्रेजेंट है एंड इट इज द टॉलेस्ट वाटरफॉल। ये बिल्कुल ध्यान रखना, गलती मत करना, विक्टोरिया फॉल यहाँ पे जो है आंसर देके मत आना, कहीं भी कभी वो भी ऑप्शन में रहता है। टॉलेस्ट वाटरफॉल अगर पूछा जाए तो ये है एंजल वाटरफॉल जो कि वेनेजुएला में प्रेजेंट है। और इसका अगर हम देखें वाटरफॉल ड्रॉपिंग अगर देखें तो ये है 979 मीटर्स, 979 मीटर्स, इतना बड़ा जो है ये पूरा ये फॉल है, पूरा टॉप से लेके बॉटम तक इतना ये टॉल है। डैश इज द ओनली स्टेट इन इंडिया वेयर संगाई डियर इज फाउंड। तो ओनली स्टेट वेयर द संगाई डियर इज फाउंड, तो इसका सही जवाब है ये है ऑप्शन नंबर 2 मणिपुर। मणिपुर इज द ओनली स्टेट इन इंडिया वेयर संगाई डियर इज फाउंड। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इज लोकेटेड इन, तो फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है कहाँ पे लोकेटेड है, ये देहरादून में बेसिकली लोकेटेड है। कालिदास सम्मान अवार्ड हैज बीन इंस्टीट्यूटेड बाय व्हिच स्टेट गवर्नमेंट। तो कौन से स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा बेसिकली कालिदास सम्मान जो है ये दिया जाता है, तो इसका जो सही जवाब है ये है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश के द्वारा जो है ये बेसिकली कालिदास सम्मान दिया जाता है। और कालिदास सम्मान जो है ये कौन से फील्ड में दिया जाता है ये भी पूछा सकता है। तो आर्ट हो गया, म्यूजिक हो गया, क्लासिकल डांस हो गया, बेसिकली क्लासिकल आर्ट, क्लासिकल म्यूजिक, क्लासिकल डांस, इस फील्ड में बेसिकली दिया जाता है। बजट इज, तो बजट को बेसिकली हम क्या कह सकते हैं, तो इसका सही जवाब है ये है ऑप्शन नंबर 2 एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी इसे हम कह सकते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट प्लान्ड मैन स्पेस फ्लाइट। तो फर्स्ट प्लान्ड मैन्ड स्पेस फ्लाइट इंडिया का जो है इसका नाम क्या दिया गया है, तो इसका जो नाम दिया गया है ये दिया गया है गगनयान। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। तो ये ध्यान रखना, स्पेस से भी इंपॉर्टेंट है, खास करके इसरो के रिलेटेड चीजें यहाँ से भी क्वेश्चन बिल्कुल बनता है। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग ओकेजन द लूनर इक्लिप्स ऑकर। तो लूनर इक्लिप्स जो है ये कब बेसिकली होता है, तो ये बेसिकली फुल मून के दौरान ही पॉसिबल है। फुल मून के दौरान ही जो है ये लूनर इक्लिप्स जो है ये पॉसिबल है। इसमें क्या होता है, फुल मून के दौरान जो है ये क्या होता है, फुल मून जो है इट कम्स बिटवीन सन एंड अर्थ। सन एंड अर्थ के बीच में जब ये मून आ जाता है तब जो है ये लूनर इक्लिप्स बेसिकली होता है। Which Ministry of Government of India has published Good and Service Tax Act 2017। तो कौन से मिनिस्ट्री के द्वारा जो है जीएसटी एक्ट जो है ये पब्लिश किया गया है, तो इसका सही जवाब है ये है ऑप्शन नंबर 1 मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। इनके द्वारा बेसिकली ये पब्लिश किया गया है। द नंबर ऑफ नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। तो कितने नॉन परमानेंट मेंबर है, तो ये हमने पहले भी डिस्कस किया था। टोटल जो है 5 परमानेंट मेंबर है और 10 नॉन परमानेंट मेंबर है और 10 नॉन परमानेंट मेंबर जो है इन्हें इलेक्ट किया जाता है 2 साल के लिए। इंडिया प्रेजेंटली जो है ये नॉन परमानेंट मेंबर है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का। द फर्स्ट जनरल इलेक्शन इन इंडिया वाज हेल्ड इन। तो पहला जनरल इलेक्शन जो है ये कौन से ईयर में बेसिकली जो है ये इंडिया में ऑर्गेनाइज किया गया था, तो उसका सही जवाब है ये है ऑप्शन नंबर 4 1951-1952। इस दौरान जो है फर्स्ट जनरल इलेक्शन ऑफ इंडिया जो है ये ऑर्गेनाइज हुआ था। Who started the practice of सिजदा in India। तो सिजदा बेसिकली, सिजदा के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। सिजदा क्या होता है, सिजदा ऐसा बेसिकली ये जो है ट्रेडिशन स्टार्ट किया गया था जिसमें जो है इसमें क्या किया जाता है, जो भी यहाँ पे जो पर्सन आते हैं बेसिकली ये नी डाउन करते हैं, फिर ग्राउंड को टच करते हैं और उसके बाद जो है ग्राउंड और जो है हेड को टच करते हैं टू ग्रीट द सुल्तान। तो जो भी यहाँ पे राजा होता है उनके सामने जो है
जो है नी को डाउन करते हैं, उसके बाद अपना सर को जो है ग्राउंड से टच करते हैं टू ग्रीट द सुल्तान। इसे बेसिकली सिजदा कहा जाता है। और ये किनके द्वारा स्टार्ट किया गया था? ये बेसिकली घियासुद्दीन बलबन के द्वारा ये स्टार्ट किया गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाई डिटेक्टर मशीन? तो लाई डिटेक्टर मशीन बेसिकली ये क्या है? तो लाई डिटेक्टर मशीन जो है ये बेसिकली पॉलीग्राफ को जो है इसे लाई डिटेक्टर मशीन जो है ये कहा जाता है। इन विच स्टेट इज आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ सुरकोडा सिचुएटेड? तो आर्कियोलॉजिकल साइट बेसिकली सुरकोडा जो है ये कौन से बेसिकली जो है स्टेट में, इंडियन स्टेट में बेसिकली प्रेजेंट है? तो इसका सही जवाब है ये है गुजरात। गुजरात में जो है बेसिकली प्रेजेंट है। एक बात इतना याद रखना, इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो इंपॉर्टेंट साइट्स है ना, इनको एक बार जरूर जो है देख के जाना। जो इंपॉर्टेंट 7 से 8 जो है साइट्स हैं इनको जरूर देख के जाना। और कुछ साइट जो है जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान प्रेजेंट है इनके बारे में पढ़ के जाना। यहाँ से भी क्वेश्चन जरूर फ्रेम किया जाता है। मृगनयनी का महल इज सिचुएटेड इन? तो ये महल कौन से इंडियन सिटी में लोकेटेड है? तो इसका सही जवाब है ये है ऑप्शन नंबर 4 ग्वालियर। ये ग्वालियर में लोकेटेड है। किनके द्वारा बनाया गया था? राजा मानसिंह तोमार के द्वारा बनाया गया था फॉर गुज्जर क्वीन मृगनयनी। इसे जो है गुज्जर महल के नाम से भी जाना जाता है। द बबेल मंदिर इज स्ट्रेट लोकेटेड बिटवीन? तो बबेल मंदिर स्ट्रेट जो है ये कौन से दो कंट्री के बीच में लोकेटेड है? जैसे इंडिया और श्रीलंका के बीच में पल्क स्ट्रेट लोकेटेड है, काफी बार यहाँ से भी क्वेश्चन बना है। तो बबेल मंदिर स्ट्रेट जो है ये कौन से दो कंट्री के बीच में लोकेटेड है? तो इसका सही जवाब है येमेन एंड जिबूटी। जितने भी इंपॉर्टेंट स्ट्रेट्स हैं इनके बारे में जरूर पढ़ के जाना, यहाँ से आपको क्वेश्चन जरूर देखने मिल सकता है। द फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया वाज हेल्ड ऑन? तो कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है इससे बनाया गया था। तो पहला मीटिंग इसका कब हुआ था? तो इसका सही जवाब है ये है ऑप्शन नंबर 1 9 दिसंबर 1946 को इसका पहला मीटिंग ऑर्गेनाइज किया गया था। हु यूज द टर्म यूनाइटेड नेशन? यूनाइटेड नेशन ये टर्म फर्स्ट टाइम जो है किनके द्वारा यूज किया गया था? तो इसका सही जवाब है ये है ऑप्शन नंबर 2 फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। उस समय जो है ये प्रेसिडेंट थे यूनाइटेड स्टेट्स का और इनके द्वारा जो है ये टर्म यूज किया गया था। विच कंट्री इज नोन एज लैंड ऑफ व्हाइट एलिफेंट? तो लैंड ऑफ व्हाइट एलिफेंट कौन से कंट्री को कहा जाता है? थाईलैंड जो है इस कंट्री को कहा जाता है लैंड ऑफ व्हाइट एलिफेंट। व्हाइट एलिफेंट जो है इस कंट्री में बहुत ही सैक्रेड माने जाते हैं और बेसिकली ये जो व्हाइट एलिफेंट अगर कहीं पे पाया गया तो ये किंग को एज ए प्रेजेंट के तौर पे जो है दिया जाता है और इसी वजह से जो है लैंड ऑफ व्हाइट एलिफेंट कहा जाता है थाईलैंड को। विच नेशनल हाईवे कनेक्ट्स दिल्ली एंड मुंबई? एक बात याद रखना कि जितने भी नेशनल हाईवेज हैं लॉन्गेस्ट कौन सा है, शॉर्टेस्ट कौन सा है और गोल्डन क्वाड्रिलेटरल जो बेसिकली चारों मेट्रो सिटीज को कनेक्ट करता है, इसमें कौन कौन से बेसिकली जो है एनएच हैं इनको जरूर देख के जाना। यहाँ से आपको क्वेश्चन जरूर देखने मिल सकता है। इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 NH8। NH8 बेसिकली कनेक्ट करता है दिल्ली और मुंबई को। द सिक्किमीज आर नोन फॉर देयर अमेजिंग मार्क्स डांस। व्हाट इज दिस डांस कॉल्ड फॉर्म कॉल्ड इन सिक्किम? तो इस डांस फॉर्म को बेसिकली क्या कहा जाता है सिक्किम में? तो इसका सही जवाब है ये है ऑप्शन नंबर 2 छाम। इस डांस फॉर्म को बेसिकली जो मार्क्स डांस है सिक्किम में से छाम कहा जाता है। Which state share its border with maximum number of other states यूनियन टेरिटरी? तो इसका सही जवाब है यह है ऑप्शन नंबर 4 उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश टोटल जो है 9 स्टेट्स और एक यूनियन टेरिटरी के साथ जो है अपना लैंड बॉर्डर शेयर करता है। एक यूनियन टेरिटरी जो है ये है दिल्ली, इसके अलावा जो है 9 अदर जो है इंडियन स्टेट्स के साथ ये अपना बॉर्डर शेयर करता है। वेयर इज देवी अहिल्या बाई होलकर एयरपोर्ट लोकेटेड? जितने भी अलग अलग एयरपोर्ट्स हैं, खास करके पोर्ट प्लेयर में जो एयरपोर्ट है इसका नाम, ये सब क्वेश्चन बार बार बने एग्जाम में, इसीलिए जो इस तरह क्वेश्चन हमने आपके लिए भी फ्रेम किया है। तो इसका सही जवाब है ये है ऑप्शन नंबर 1 इंदौर। इंदौर में जो है ये लोकेटेड है। वेयर एंड व्हेन सार्क फॉर्म? तो सार्क बेसिकली कौन से ईयर में इसे बनाया गया था? तो इसे जो है बेसिकली 8 दिसंबर 1985 को जो है बनाया गया था। कहाँ पे? ढाका, बांग्लादेश में। तो ऑप्शन नंबर 2 इज बेसिकली करेक्ट। फर्स्ट मुगल एम्पायर टू अडॉप्ट द टाइटल गाजी? तो फर्स्ट मुगल एम्पायर कौन थे जिन्होंने इस टाइटल को जो है एज्यूम किया था? तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, काफी बार रिपीट हुआ, इसीलिए ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ा जा रहा है। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। हु इज नोन एज फादर ऑफ सिविल सर्विस इन इंडिया? तो फादर ऑफ सिविल सर्विस इन इंडिया बेसिकली किनको कहा जाता है? तो इसका जो सही जवाब है ये है चार्ल्स कॉर्नवालिस। चार्ल्स कॉर्नवालिस जो है इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ सिविल सर्विस। अगर हम यहाँ पे देखें वॉरेन हेस्टिंग जो है इन्होंने जो है फाउंडेशन लेड किया था ऑफ सिविल सर्विस इन इंडिया, लेकिन चार्ल्स कॉर्नवालिस जो है इन्होंने इसमें जो है रिफॉर्म लाया, उसके बाद इसे मॉडर्नाइज भी किया, साथ में से रैशनलाइज भी किया, इसीलिए जो है फादर ऑफ सिविल सर्विस इन इंडिया जो कहा जाता है ये चार्ल्स कॉर्नवालिस को जो है ये कहा जाता है। द धौलाधर रेंज इन हिमालय इज अ पार्ट ऑफ? तो धौलाधर रेंज बेसिकली ये कौन से हिमालय का पार्ट है? तो इसका जो सही जवाब है ये है लेसर हिमालय। लेसर हिमालय का जो है ये बेसिकली पार्ट है धौलाधर रेंज। द पेंटिंग ऑफ अजंता इलुस्ट्रेट? तो अजंता पेंटिंग जो है बेसिकली ये क्या बेसिकली इलुस्ट्रेट करता है, क्या डिपिक्ट करता है, ये बेसिकली यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो इसका जो सही जवाब है ये है जातका टेल्स। जातका टेल्स के बारे में ये बताता है। जातका टेल्स यानी कि
ये पेंटिंग बेसिकली बताता है गौतम बुद्ध के बारे में, इनके ह्यूमन की तरह बर्थ जब इन्होंने लिया था इसके बारे में बताता है, एनिमल के तौर पे जब इन्होंने बर्थ लिया था गौतम बुद्ध एनिमल फॉर्म में, तो इसके बारे में बेसिकली अजंता जो है पेंटिंग ये इलस्ट्रेट करता है। विच आर्टिकल डिस्क्राइब एज हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय डॉक्टर BR अम्बेडकर। क्वेश्चन काफ़ी बार हमने रिपीट किया है, क्वेश्चन जो है लगातार अगर हम देखें 3 बार हमने जो है ये ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया, तो यहाँ पे ज़्यादा डिस्कशन नहीं करते हैं। आर्टिकल 32 जो है इसे बेसिकली कहा गया है हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय डॉक्टर BR अम्बेडकर, क्योंकि इस आर्टिकल को यूज़ करते हुए आप डायरेक्टली जो है सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अगर आपको लगता है कि आपका जो बेसिकली फंडामेंटल राइट्स हैं इनको अगर वायलेट किया गया है, इनका अगर हनन किया गया है, तो आप बिल्कुल आर्टिकल 32 को यूज़ करते हुए सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। व्हाट वाज द एंशिएंट नेम ऑफ ईरान। तो ईरान का जो है ये पुराना नाम क्या हुआ करता था, तो इसका जो सही जवाब है यह है ऑप्शन नंबर 4 पर्सिया। ईरान का जो पुराना नाम हुआ करता था ये हुआ करता था पर्सिया। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रेसियन टाउन। तो ग्रेसियन टाउन जो है बेसिकली कौन से टाउन को बेसिकली ग्रेसियन टाउन कहा जाता है, जो भी टाउन बेसिकली ये रिलेटेड है डिफेंस और जो पीपल एम्प्लॉयड है डिफेंस सर्विस में, इनसे जो टाउन बेसिकली रिलेटेड है इस टाउन को बेसिकली जो है ये कहा जाता है गैरिसन टाउन। गैरिसन टाउन में बेसिकली ये मेन फंक्शन जो है परफॉर्म किया जाता है टू कैटर द नीड ऑफ डिफेंस पीपल, जो भी नीड्स है डिफेंस और डिफेंस के पीपल को इनको जो है इसमें भरपाई किया जाता है। तो 2 बेसिकली इंडियन स्टेट्स हैं जिन्हें बेसिकली गैरिसन टाउन कहा जाता है। गैरिसन टाउन जो है ये जालंधर और अंबाला, ये 2 टाउन को बेसिकली जो है यहाँ पे कहा जाता है इंडिया में गैरिसन टाउन, और यहाँ पे इंपॉर्टेंट कैंटोनमेंट भी प्रेजेंट है। तो ये इसका जो सही जवाब है ये है जलंधर, और जलंधर ऑप्शन में ना हो तो अंबाला बिल्कुल आपको ऑप्शन में देखने मिल सकता है। व्हाट इज द नेम ऑफ वर्ल्ड्स स्मॉलेस्ट स्पेसक्राफ्ट लॉन्च बाय इंडिया। तो वर्ल्ड का स्मॉलेस्ट स्पेसक्राफ्ट कौन सा है जो कि बेसिकली इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 स्पिरिट्स। इसका जो नाम है ये है स्पिरिट्स। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज पार्ट ऑफ ग्लोबल कॉमन। तो ग्लोबल कॉमन्स किन्हें कहा जाता है, ग्लोबल कॉमन बेसिकली उन्हें कहा जाता है जो कि किसी भी कंट्री के द्वारा जो है ओन नहीं किया जाता है, दे आर नॉट ओन बाय एनीवन एंड दे रिक्वायर्ड कॉमन गवर्नेंस बाय इंटरनेशनल कम्युनिटी, इसे बेसिकली ग्लोबल कॉमन कहा जाता है। फॉर एग्जांपल अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है ये बेसिकली ग्लोबल कॉमन है, अंटार्कटिका जो है ये बेसिकली कह सकते हैं ग्लोबल कॉमन में ही आएगा, आउटर स्पेस जो है इसे हम कह सकते हैं ग्लोबल कॉमन में आएगा। तो यहाँ पे जो सही जवाब है ये ऑप्शन नंबर 3 अंटार्कटिका। इन विच ईयर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर्म। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बेसिकली कौन से ईयर में जो है फॉर्म हुआ था, तो इसका सही जवाब है 1600। तो इस ईयर में बेसिकली बना था 31 दिसंबर 1600 में बेसिकली ईस्ट इंडिया कंपनी बनाया गया था। ओरिजिन ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया गोज बैक टू। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अगर देखें तो बाद में इसका नाम चेंज करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रखा गया है। तो इससे पहले जो है 1806 में बेसिकली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है इसे बनाया गया था, लेकिन उस समय इसका नाम अलग था, इसका नाम था बैंक ऑफ कलकत्ता। ये कलकत्ता में बेसिकली बनाया गया था, बैंक ऑफ कलकत्ता इसका नाम था। बाद में शायद बैंक ऑफ बंगाल भी इसका नाम होता है, फिर बाद में इसका नाम रखा गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो 1806 में बेसिकली ये सेटअप किया गया था, यह ओरिजिन इसका था। इन विच सिटी फर्स्ट सक्सेसफुल कॉटन मिल सेटअप। तो फर्स्ट सक्सेसफुल कॉटन मिल जो है कौन से सिटी में बेसिकली सेटअप किया गया था, इसका सही जवाब है यह ऑप्शन नंबर 2 मुंबई। मुंबई में ये पहले बनाया गया था। इसका नाम कंपनी का नाम याद रख सकते हैं, बॉम्बे स्पिनिंग एंड वेवरिंग कंपनी जो था जिससे बनाया गया था 1854 जुलाई 1854 में इसे बनाया गया था। नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन इज सिचुएटेड इन। तो ये कहाँ पे सिचुएटेड है, तो इसका सही जवाब है ये है ऑप्शन नंबर 4 उत्तर प्रदेश। जितने भी इंपॉर्टेंट पावर स्टेशन हैं, न्यूक्लियर पावर स्टेशन हैं, एटॉमिक पावर स्टेशन हैं, इनके बारे में भी डिटेल में पढ़ना जरूरी है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सत्याग्रह डिड वल्लभ भाई पटेल गेट द टाइटल सरदार। तो कौन से बेसिकली यहाँ पे सत्याग्रह जो हुआ था, इसमें कौन सा सत्याग्रह में बेसिकली वल्लभ भाई पटेल को जो ये टाइटल दिया गया था, सरदार का टाइटल दिया गया था, तो इसका सही जवाब है यह ऑप्शन नंबर 3 बरदोली सत्याग्रह में दिया गया था। किनके द्वारा दिया गया था, इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। थोड़ा आप भी मेहनत कीजिए, सिर्फ ऐसा नहीं है कि वीडियो देखना है, नोट डाउन कर देना है और बस खत्म हो गया, ऐसे नहीं है। थोड़ा अपने तरफ से भी एफर्ट डालिए ताकि आपका नॉलेज बढ़े, एग्जाम में आप और बेहतर परफॉर्म कर सके। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट लाइन ऑफ लैटिट्यूड ऑन ग्लोब। तो लॉन्गेस्ट लाइन जो बेसिकली किसे कहा जाता है ग्लोब का, तो इसका जो सही जवाब है यह है इक्वेटर। इक्वेटर को जो है इसे अगर हम देखें तो इक्वेटर को बेसिकली 0 डिग्री लैटिट्यूड भी कहा जाता है, ठीक है, और ये पूरा सेंटर से जो है गुजरता है, इस वजह से जो है ये लॉन्गेस्ट लाइन है, लॉन्गेस्ट लाइन ऑफ लैटिट्यूड इसे कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। कभी कभी ये भी क्वेश्चन बनता है 0 डिग्री लैटिट्यूड किसे कहा जाता है, तो ये भी याद रखना, ये इक्वेटर को कहा जाता है। हु प्रेसाइड्स ओवर द फर्स्ट मीटिंग ऑफ न्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड लोकसभा। तो पहली बार जब लोकसभा जो है पूरा ये बन चुका होता है, कॉन्स्टिट्यूट किया जा चुका होता है, जब स्पीकर डिसाइड नहीं होता कि स्पीकर कौन बनने वाला है, तो यहाँ पे प्रोटेम स्पीकर एक बनाया जाता है जो कि बेसिकली प्रिसाइड करते हैं। व्हाट टाइप ऑफ ट्रीज आर फाउंड इन माउंटेन फॉरेस्ट। तो माउंटेन फॉरेस्ट में बेसिकली कौन से टाइप ऑफ ट्रीज पाए जाते हैं, तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 चीर पाइन।
चीर पाइन हो गया, दियोदर हो गए, ये सारे जो है ये माउंटेनियस फॉरेस्ट में जो है बेसिकली इन्हें पाए जाते हैं, ये ट्रीज वहाँ पे यहाँ पे बेसिकली पाए जाते हैं। द माइंड एंड आइडियाज ऑफ फ्रेमर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आर रिफ्लेक्टेड इन, तो माइंड एंड आइडियाज ऑफ फ्रेमर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज रिफ्लेक्टेड इन प्रियम्बल। ये भी क्वेश्चन काफी बार हमने जो है डिस्कस किया है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जरूर ध्यान में इसे भी रखना। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द कैपिटल ऑफ किंगडम मगध, तो मगध का बेसिकली मगध किंगडम जो था इसका कैपिटल बेसिकली कौन सा बेसिकली ये हुआ करता था, तो मगध किंगडम का जो कैपिटल हुआ करता था, ये काफी बार क्वेश्चन बना है, तो इसका सही जवाब पहले डिस्कस करते हैं। राजगीर जो है इसका कैपिटल हुआ करता था। मगध अगर देखें तो इट वॉज वास्ट किंगडम, तो इसका जो है कैपिटल राजगीर हुआ करता था। द फैब्रिक दैट बिकम द सिंबल ऑफ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, तो कौन सा फैब्रिक को बेसिकली कहा जाता है द सिंबल ऑफ इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल, तो इसका सही जवाब है यह है ऑप्शन नंबर 2 खादी। खादी को बेसिकली कहा जाता है द सिंबल ऑफ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। कृष्णदेवराय फाउंडेड नागलापुरम द टेम्पल टाउन इन द मेमोरी ऑफ, तो कृष्णदेवराय इन्होंने जो है जो विजयनगर अंपायर के बेसिकली थे, तो इन्होंने जो है एक बेसिकली टेम्पल टाउन बनाया था नागलापुरम, तो बेसिकली एक इनके मेमोरी में बनाया था, तो उनके मदर के मेमोरी में बेसिकली इनको बनाया गया था, और उनका मदर का जो नाम था ये था नागला लंबा, जो है ये बेसिकली इनका जो है मदर का नाम था, तो इन्होंने जो है अपने मदर के मेमोरी में ये टेम्पल टाउन बनाया था। कॉलोनियल रूल वाज फर्स्ट एस्टेब्लिश इन, तो कॉलोनियल रूल जो है ये इंडिया में सबसे पहले कहाँ पे एस्टेब्लिश किया गया था, तो उसका सही जवाब है ये ऑप्शन नंबर 2 बंगाल, ये बंगाल में सबसे पहले स्टार्ट हुआ था। द बैलेंस ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स इज रेफर्ड एज, तो इसे बेसिकली क्या कहा जाता है, तो इसे अगर हम देखें बेसिकली इसे ट्रेड बैलेंस जो है ये कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट, इसे जो है ट्रेड बैलेंस कहा जाता है। अगर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट किसी भी कंट्री के साथ अगर सेम है, मान लीजिए एक पर्टिकुलर कंट्री है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं जैसे यूनाइटेड स्टेट्स, इन्हें जो है मान लीजिए $3 बिलियन का हमने जो है एक्सपोर्ट किया और $3 बिलियन का जो है यहाँ पे हमने इंपोर्ट भी कर लिया, तो इसे बेसिकली ट्रेड बैलेंस जो है ये कहा जाता है। ट्रेड डेफिसिट यहाँ पे नहीं होगा, अगर हमने जो है ज़्यादा हमने जो है इंपोर्ट किया है, कम एक्सपोर्ट किया है, जैसे चाइना से हम बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं लेकिन बहुत कम जो है हम इन्हें एक्सपोर्ट कर पाते हैं, तो यहाँ पे ट्रेड डेफिसिट होता है, इस टर्म को ट्रेड डेफिसिट कहा जाता है। लेकिन अगर हम इक्वल जो है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते हैं किसी भी कंट्री के साथ, तो इसे बेसिकली ट्रेड बैलेंस कहा जाता है। Which is Satyajit Ray famous film about the decline of aristocratic जमींदारी स्टाइल ऑफ लिविंग, तो इसका जो सही जवाब है यह है ऑप्शन नंबर 4 जो है जल सागर, जो है ये मूवी जो है बेसिकली बनाया गया था, सत्यजीत रे के द्वारा जो है ये मूवी बनाया गया था, जो कि बेसिकली ये शो करता है एरिस्टोक्रेटिक जो जमींदारी स्टाइल ऑफ लिविंग था, इसका जो है इसका जो खात्मा हुआ है इसे बेसिकली इसमें दिखाया गया है। सत्यजीत रे जो है ये बहुत ही अच्छा जो है ये मूवी मेकर थे, अगर हम देखें बहुत ही अच्छा ये प्रोड्यूसर थे, इनको जो है ऑस्कर भी मिल चुका है। लैंड विच इज लेफ्ट विदाउट कल्टिवेशन फॉर 1 और लेस देन 1 एग्रीकल्चर ईयर इज नोन एज, तो इसे बेसिकली करंट फैलो लैंड बेसिकली कहा जाता है। ये क्वेश्चन बेसिकली जो है ये ज्योग्राफी से रिलेटेड है। व्हाट इज तमिल न्यू ईयर नोन एज, तो तमिल न्यू ईयर को बेसिकली क्या कहा जाता है, तो तमिल न्यू ईयर जो है इसे बेसिकली जो कहा जाता है ये कहा जाता है वरुसा, इसे बेसिकली कहा जाता है वरुसा पिरापू, बेसिकली इसे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। आइडेंटिफाई प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ यूएन विच गॉट सस्पेंडेड इन 1994, तो कौन सा प्रिंसिपल ऑर्गन है यूएन का, यूनाइटेड नेशंस का, जिसे बेसिकली 1994 में सस्पेंड फाइनली कर दिया गया था, तो इसका सही जवाब है यह ऑप्शन नंबर 1 ट्रस्टशिप काउंसिल, इसे बेसिकली कैंसिल कर दिया गया था 1994 में। विच पोर्ट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट ऑफ ईस्टर्न कोस्ट, तो ईस्टर्न कोस्ट का कौन सा इनमें से जो है आर्टिफिशियल पोर्ट है, तो इसका सही जवाब है यह ऑप्शन नंबर 4 चेन्नई पोर्ट। चेन्नई पोर्ट जो है ये ईस्टर्न कोस्ट का जो है ये आर्टिफिशियल ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट है। द मूवमेंट फॉर सेपरेट आंध्रा वाज कॉल्ड, तो कौन सा मूवमेंट बेसिकली क्रिएट किया गया था सेपरेट जो है आंध्रा बनाने के लिए, आंध्रा स्टेट बनाने के लिए, कौन सा मूवमेंट जो है यहाँ पे बेसिकली हुआ था, कौन सा मूवमेंट बेसिकली ये हुआ था ये पूछा जा रहा है। तो इसका जो सही जवाब है अगर हम यहाँ पे देखें, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 विसलधारा मूवमेंट। ये बेसिकली जो है ये मूवमेंट बेसिकली हुआ था, और डिमांड यहाँ पे था कि एक सेपरेट जो है आंध्रा स्टेट चाहिए, जो भी यहाँ पे जो है तेलुगु स्पीकर्स जो हैं, जो तेलुगु स्पीकिंग जो ये बेसिकली स्टेट है आंध्रा, तो इसके लिए जो है ये मूवमेंट हुआ था। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन माइंस इज वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट यूरेनियम माइन, तो अगर हम देखें इनमें से कौन सा बेसिकली इंडियन माइन ऐसा है जिसमें सबसे ज़्यादा यूरेनियम डिपॉजिट है, ये यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो इसका जो सही जवाब है यह है ऑप्शन नंबर 3 तुम्मालापेले माइंस। तुम्मालापेले जो माइंस है बेसिकली आंध्र प्रदेश में प्रेजेंट है और वर्ल्ड लार्जेस्ट जो है यूरेनियम डिपॉजिट यहाँ पे है, तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट।
द स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इज नोन एज। तो स्लैश एंड बर्न जो एग्रीकल्चर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में कैरी आउट किया जाता है, इसका नाम बेसिकली क्या है? तो इसका जो नाम दिया गया है, ये दिया गया है ऑप्शन नंबर 4 दीपा, इसका नाम दिया गया है। ड्यूरिंग द फर्स्ट डेकेड ऑफ 20th सेंचुरी which place is considered as nerve center of Indian nationalism। तो इसका जो सही जवाब है ये है ऑप्शन नंबर 2 बंगाल, क्योंकि सबसे पहले हमने ये भी डिस्कस किया कि कॉलोनियल रूल कहाँ पे स्टार्ट हुआ था, बंगाल में। सबसे ज़्यादा अगर बंगाल में कॉलोनियल रूल स्टार्ट हुआ था, सबसे पहले उन्होंने ही फेस किया। उसके बाद जो है 20th सेंचुरी में अगर देखें तो इसी को ही कंसिडर बाद में किया गया। यहाँ पे बहुत सारे जो है आंदोलन स्टार्ट हुए, यहाँ से बहुत सारे मूवमेंट स्टार्ट हुए, यहाँ से अलग अलग जो है लीडर्स निकले, तो इसे बेसिकली कंसिडर किया जाता है नर्व सेंटर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म इन 20th century। फर्स्ट एम्परर टू यूनिफाई मोस्ट इंडिया अंडर वन एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसका जो सही जवाब है ये है चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य डायनेस्टी जो था अगर हम देखें, इट वाज वेरी वास्ट और सबसे ज़्यादा मतलब एरिया, कोई भी डायनेस्टी अगर जितना भी डायनेस्टी ऑफ हिस्ट्री में पढ़े, सबसे बड़ा डायनेस्टी जो है ये मौर्य डायनेस्टी जो है ये हुआ करता था। तो फर्स्ट एम्परर टू यूनिफाई मोस्ट ऑफ इंडिया अंडर वन एडमिनिस्ट्रेशन वाज चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। इतना बड़ा जो है डायनेस्टी शायद मुगलों का भी नहीं था, मौर्य डायनेस्टी इतना बड़ा हुआ करता था। द कॉन्सेप्ट ऑफ फेडरलिज्म विद स्ट्रॉन्ग सेंटर इन इंडिया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज टेकन फ्रॉम। तो बेसिकली जो कॉन्सेप्ट ऑफ फेडरलिज्म विद स्ट्रॉन्ग सेंटर जो है ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से कंट्री से लिया गया? तो इसका सही जवाब है ये है ऑप्शन नंबर 3 कनाडा से ये लिया गया है। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। Who among the following was the first Indian woman to be nominated for International Olympic Committee? तो इसका सही जवाब है ये है ऑप्शन नंबर 1 नीता अंबानी। नीता अंबानी was the first Indian woman to be nominated to the International Olympic Committee। ताजमहल is said to be suffering from marble cancer। What is marble cancer? तो marble cancer बेसिकली क्या है? तो इसका सही जवाब है ये है ऑप्शन नंबर 2 acidic rain which corrodes marble। तो इसी को बेसिकली टर्म दिया गया है marble cancer। तो विंटर ओलंपिक गेम्स came into being in। तो बेसिकली पहले अगर हम देखें सबसे पहले सिर्फ समर ओलंपिक गेम्स ही हुआ करता था, लेकिन 1924 के बाद जो है विंटर ओलंपिक गेम भी ये स्टार्ट किया गया। तो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। रिसेंटली आपको पता होगा कि बीजिंग में भी ऑर्गेनाइज किया गया था विंटर ओलंपिक गेम्स 2022। तो विंटर ओलंपिक गेम्स से आपको क्वेश्चन बिल्कुल देखने मिल सकता है। समर ओलंपिक गेम्स तो बहुत पुराना है, एथेंस में ये था। और अगर हम देखें विंटर ओलंपिक गेम जो है इसे 1924 में स्टार्ट किया गया है। हरिसेना वाज कोर्ट पोएट ऑफ। तो हरिसेना जो है बेसिकली किनके कोर्ट पोएट हुआ करते थे? तो ये जो है समुद्रगुप्ता के ये कोर्ट पोएट हुआ करते थे। जितने भी कोर्ट पोएट, कोर्ट फिजिशियंस, इनके बारे में डिटेल में आपको पढ़ के जाना है, यहाँ से सवाल बिल्कुल बनता है। मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर दैट शुड बी देयर इन स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो इसका जो सही जवाब है ये है ऑप्शन नंबर 2 40। मिनिमम 40 होना चाहिए, तभी जो है प्रिसाइड किया जा सकता है, नहीं तो नहीं किया जा सकता है। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में मिनिमम 40 मेंबर्स चाहिए। ये पर्सन कैन नॉट कॉन्टेस्ट इलेक्शन फ्रॉम। तो ये पर्सन कैन नॉट कॉन्टेस्ट इलेक्शन फ्रॉम, कितने बेसिकली पूछा जा रहा है कितने कॉन्स्टिट्यूएंसी से मैक्सिमम वो एक पर्सन जो है इलेक्शन लड़ सकता है। तो इसका जो सही जवाब है ये है ओनली नॉट मोर देन हरिसेना वाज कोर्ट पोएट ऑफ। तो जितने भी कोर्ट पोएट हैं, कोर्ट फिजिशियन हैं, इनके बारे में जरूर पढ़ के जाना, यहाँ से सवाल जरूर बनता है। तो हरिसेना जो है किसके कोर्ट पोएट थे? ये समुद्रगुप्ता के जो है ये कोर्ट पोएट हुआ करते थे। मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर दैट शुड बी देयर इन स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो इसका सही जवाब है ये है ऑप्शन नंबर 2 40। मिनिमम जो है 40 मेंबर्स होना चाहिए, तभी एक पर्टिकुलर सेशन को जो है ये प्रिसाइड किया जा सकता है। इसके अलावा जो है ये प्रिसाइड नहीं किया जा सकता है। ये पर्सन कैन नॉट कॉन्टेस्ट इलेक्शन फ्रॉम। तो इसका सही जवाब है ये है ऑप्शन नंबर 2 मोर देन 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी। एक पर्टिकुलर जो है पॉलिटिशियन, मान लीजिए पर्टिकुलर इंसान जो है वो सिर्फ 2 ही कॉन्स्टिट्यूएंसी से जो है इलेक्शन एक बार में लड़ सकता है। अलग अलग जो है 3 कॉन्स्टिट्यूएंसी से नहीं लड़ सकता है, एक या फिर मैक्सिमम 2, उससे ज़्यादा नहीं। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ ओपेक ऑर्गेनाइजेशन? ओपेक बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री लोकेटेड। तो बेसिकली ओपेक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो इसका जो सही जवाब है ये है वियना, ऑस्ट्रिया। बेसिकली ऑस्ट्रिया में ये प्रेजेंट है। ये भी क्वेश्चन काफी बार बना है। टोटल 13 मेंबर्स हैं ओपेक में। डिटेल में इनके बारे में जरूर पढ़ लेना कि 13 मेंबर कौन कौन से हैं। पूछा जाता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट ए ओपेक मेंबर, ये भी आपको देखने मिल सकता है एग्जाम में। हाईएस्ट एयरपोर्ट इन इंडिया। तो हाईएस्ट एयरपोर्ट इन इंडिया ये कौन सा है? तो इसका जो सही जवाब है ये है लेह लद्दाख। लेह लद्दाख में जो है लोकेटेड है कुशोक बलूका रिपोची एयरपोर्ट। कुशोक बकुला रिम्पोची एयरपोर्ट।
हरिसेना वॉज कोर्ट पोएट ऑफ, तो हरिसेना जो है ये किनके कोर्ट पोएट हुआ करते थे? तो इसका सही जवाब है ये ऑप्शन नंबर 4 समुद्रगुप्ता। ये समुद्रगुप्ता के जो है ये कोर्ट पोएट हुआ करते थे। जितने भी कोर्ट पोएट्स, कोर्ट फिजिशियन, इनके बारे में आपको डिटेल में एग्जाम में जरूर पढ़ के जाना, यहाँ से सवाल बनता है। मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर दैट शुड बी देयर इन स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, तो इसका सही जवाब है यह ऑप्शन नंबर 2 40। बिना 40 मेंबर के जो है एक पर्टिकुलर सेशन को प्रिसाइड नहीं किया जा सकता इन स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो मिनिमम कितना मेंबर चाहिए? 40 मेंबर्स रिक्वायर्ड है। ये पर्सन कैन नॉट कॉन्टेस्ट इलेक्शन फ्रॉम, तो ये पर्सन जो है ये कितने कंस्टिट्यूएंसी से मैक्सिमम जो है इलेक्शन लड़ सकता है, ये सिंपल जो है पूछा जा रहा है। तो इसका सही जवाब है मोर देन 2 कंस्टिट्यूएंसी। एक पर्टिकुलर जो है अगर हम देखें पर्सन, वो एक कंस्टिट्यूएंसी से इलेक्शन लड़ सकता है या फिर मैक्सिमम 2 कंस्टिट्यूएंसी से इलेक्शन लड़ सकता है। इससे ज्यादा कंस्टिट्यूएंसी से वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता है। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ ओपेक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 वियना, ऑस्ट्रिया। टोटल कितने मेंबर हैं ओपेक में? 13 कंट्रीज इसके मेंबर है। कौन कौन से कंट्री बिल्कुल देख लेना, एक क्वेश्चन बार बार बनता है, इनमें से कौन मेंबर नहीं है ओपेक का, ये क्वेश्चन बार बार बनता है। तो 13 कंट्रीज का नाम जरूर याद रखना। हाईएस्ट एयरपोर्ट इन इंडिया इज, तो हाईएस्ट एयरपोर्ट इन इंडिया जो है कहाँ पे लोकेटेड है? ये लेह लद्दाख में जो है लोकेटेड है। और इस एयरपोर्ट का नाम भी याद रखना, कुसोक बकुला रिपोची एयरपोर्ट इसका जो है नाम है। विच गुप्ता रूलर इज नॉट मेंशन्ड इन एनी गुप्ता एरा इंस्क्रिप्शन, तो इसका सही जवाब है यह है रामा गुप्ता। अगर गुप्ता इंस्क्रिप्शन में हम देखें तो रामा गुप्ता का नाम जो है कहीं पे मेंशन नहीं है। माना जाता है कि ये बहुत ज़्यादा जो है डरपोक राजा हुआ करते थे। इवन इन्होंने जो है अपने जो क्वीन को भी जो है साकाज के हाथों में जो है ये हार गए थे। बाद में जो है इनके जो यंगर ब्रदर हैं चंद्रगुप्ता 2, ये जो है साकाज के साथ लड़ते हैं, फिर ये जो है इस क्वीन को जो है ये छुड़ा के भी लाते हैं। तो रामा गुप्ता बहुत ज़्यादा डरपोक थे, कुआड़ थे, इस वजह से जो है इनका नाम किसी भी गुप्ता एरा इंस्क्रिप्शन में मेंशन नहीं है। निकोला मनुची वाज इटालियन राइटर, डॉक्टर, ट्रैवलर, विजिटेड टू द कोर्ट ऑफ, तो ये जो है फॉरेन ट्रैवलर थे। तो किनके कोर्ट में आए थे ये पूछा जा रहा है, तो ये शाहजहां के कोर्ट में आए थे। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रीड्स आर देयर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये हमने पहले भी डिस्कस किया था। टोटल 5 रीड्स हैं और इनके बारे में आपको डिटेल में भी पढ़ना है। विजयनगर एम्पायर वॉज सिचुएटेड ऑन बैंक ऑफ रिवर, तो ये बेसिकली जो एम्पायर हुआ करता था ये कौन से नदी के किनारे में बसा हुआ था? तो इसका सही जवाब है तुंगाभद्रा नदी, तुंगाभद्रा रिवर के किनारे में ये बसा हुआ था। हु वाज द स्लेव ऑफ मोहम्मद घोरी, तो मोहम्मद घोरी के बेसिकली स्लेव कौन थे? तो इसका सही जवाब है ये है ऑप्शन नंबर 1 इल्तुतमिश। इल्तुतमिश जो है ये बेसिकली जो है मोहम्मद घोरी के ये स्लेव हुआ करते थे। इंडियाज बिगेस्ट नेशनलाइज एंटरप्राइज इज, तो इंडिया का सबसे बड़ा नेशनलाइज एंटरप्राइज कौन सा है? ये है ऑप्शन नंबर 4 इंडियन रेलवेज। विच इमेजिनरी लाइन ऑलमोस्ट डिवाइड इंडिया इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, तो इसका जो सही जवाब है यह है ऑप्शन नंबर 3 ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अगर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर देखें तो ये लगभग इंडिया का जो है पूरा बीच से जो है ये जाता है। तो इसे इसीलिए कहा जाता है दिस लाइन बेसिकली डिवाइड्स इंडिया इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। द सेंसस ऑफ 2021 विल बी, तो सेंसस ऑफ 2021 विल बी द 16th सेंसस। ये बिल्कुल ध्यान रखना, अभी तक ये आया नहीं है सेंसस, जल्दी आ जाएगा, लेकिन 2021 का जो सेंसस है ये 16th सेंसस होने वाला है। तो पार्ट 4 यहाँ पे कंप्लीट होता है। बेस्ट हमने क्वेश्चंस को यहाँ पे डिस्कस किया। यहाँ पे अगर हम इस 200 क्वेश्चंस को भी इंक्लूड कर लें तो टोटल 800 क्वेश्चन खत्म हो चुका है। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट आएगा जिसमें हम और 200 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और ये पूरा 1000 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।